यस सर। क्या हाल चाल है? सब ठीक सर। आप सब बढ़िया चल रहा है? सर इस हफ्ते वेव्स की टीडब्ल्यूटी है। हाँ पता है मुझे, सबके वेव्स की टीडब्ल्यूटी है, तो क्या करूं? तो फिर क्वेश्चन क्या होगा? है क्या है उसमें क्वेश्चन? सिलेबस हाँ सिलेबस सर। पूरा जितना चैप्टर तो नहीं होगा? जितना आज तक पढ़ा दूंगा बेटा। ठीक है सर। ठीक है सर। चलो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टेशनरी वेव्स की बातें करी थी, याद है? यस सर। हमने आपको बताया था कि स्टेशनरी वेव्स कैसे बनती हैं। स्टेशनरी वेव्स बनाने के लिए हमको दो वेव चाहिए होती है, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, ऑपोजिट डायरेक्शन, और इन जनरल जीरो फेज डिफरेंस क्रिएटेड बाय द सोर्स, राइट? यस सर। जब ऐसी दोनों वेव सुपर इम्पोज करती हैं तो स्टेशनरी वेव बनती है। 2a cos के x sin ओमेगा t, आपने उसकी इक्वेशन निकाली थी जिसमें नोड्स और एंटी नोड्स का कॉन्सेप्ट था। कुछ पॉइंट ऐसे थे जो बिल्कुल मूव ही नहीं कर रहे थे, कुछ 2a से मैक्सिमम ऑसिलेट कर रहे थे। दो नोड्स के बीच का सेपरेशन λ/2, दो एंटी नोड्स λ/2, नोड और एंटी नोड λ/4। और वो स्टेशनरी वेव बेसिकली किस प्रकार से दिखती है, कैसी बनती है, हाउ इट एक्चुअली लुक्स लाइक, वो भी बना के मैंने आपको दिखाया था। डू यू रिमेंबर दिस? तो नहीं, वो बनाना बाकी था। सर आपने बनाया नहीं था, आपने खाली एंटी नोड और नोड के पोजीशंस कैसे होंगे वो बताया था। क्या वो हमने लास्ट वेव पार्ट। बना के भी दिखाई होगी आई को? नहीं सर, आपने कहा था नहीं नेक्स्ट सर। क्लास में बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में दिखाएगा। नेक्स्ट क्लास। अभी बना के नहीं दिखाई थी? नहीं नहीं, आप बोले नेक्स्ट क्लास होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो वरीज एट ऑल। चलो बताओ, क्या थी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन? y बराबर 2a cos के sin ओमेगा t। कोई दिक्कत नहीं है। चलो इधर देखो, मान लो ये तुम्हारी रस्सी है, ये क्या है तुम्हारी? ये रस्सी है। इस रस्सी पे मैंने एक पॉइंट ये लिया x इक्वल टू 0, फिर एक पॉइंट ये लिया x इक्वल टू λ/4, एक पॉइंट ये लिया x इक्वल टू λ/2, फिर एक पॉइंट ये लिया x इक्वल टू 3λ/4, और एक पॉइंट ये लिया x इक्वल टू लैम्डा, राइट? और आपको ये पता है, आपके नोट्स में ऐसा लिखा हुआ है, आपको बोर्ड दिख रहा है पूरा कि नहीं? हाँ सर दिख रहा है सर। जो भी लिखा Yes, हुआ है sir. सब दिख रहा है, एवरीथिंग इज विजिबल? यस ऑल राइट, नाउ लिसन टू मी। हाँ भाई, आराम से सुनना। ये मेरी रस्सी है और मैंने पिछली क्लास में तुमको ये बताया था, आपके नोट्स में है कि ये पॉइंट 0, ये λ/2 और ये लैम्डा, ये एंटी नोड के पॉइंट है, याद आया? हाँ सर। और ये λ/4 और 3λ/4 ये किसके पॉइंट है? नोड्स के। आइए समझते हैं कि हो क्या रहा है। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि जब मेरी रस्सी पूरी ऐसी है तो ये है t बराबर 0, ये है t बराबर 0। अगर मैं t बराबर 0 पर देखूं क्या हो रहा है, तो यहाँ इक्वेशन देखिए, इस इक्वेशन में अगर यहां पर आप t बराबर 0 डाल दीजिए तो y की क्या वैल्यू आ रही है? 0। y की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। इसका मतलब t बराबर 0 पर सबका y 0 है, क्योंकि अगर ये टाइम 0 हो गया तो फिर x की चाहे कोई भी वैल्यू, यहां पर तुम x की कोई भी वैल्यू डालते रहो, जब यही 0 है तो ओवरऑल y 0 आएगा। इसका मतलब कोई भी x हो, सबके लिए y 0 है। सबके लिए y 0 का मतलब सबका डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी कि सब के सब अपनी मीन पोजीशन पर हैं। बोलो मानते हो इस बात को? हाँ सर। यस सर। ठीक है, आप सुनिए, अब मैंने बात करी कि बताइए t बराबर t/4 पे क्या आ रहा होगा, क्योंकि एक ऑसिलेशन का टाइम होता है कैपिटल T। तो हमने कहा आइए पता करते हैं कि t बराबर t/4 पे क्या हो रहा होगा। तो आपने कहा कि ठीक है, काम करता हूं मैं, इस इक्वेशन में t की जगह t/4 डाल देता हूं।
तो मुझे मिल जाएगा y बराबर 2a cos kx, और k को ऐसे लिख लो, k को ऐसे लिख लो अगर तुम बुरा नहीं मानो तो, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा होता है 2 पाई बाय पीरियड इंटू टी बाई 4। क्या आप इस बात से एग्री कर रहे हो? Yes, sir. So if you look here carefully, t and t gets cancelled out, 2 and 4 this gets cancelled out, there is a 2 remaining here, sin pi by 2, this whole terms becomes 1. That means pi is equal to how much? 2a cos 2 pi by lambda. 2a cos 2 pi by lambda into x। यानी कि ये जो रिलेशन है ये हर पॉइंट का यानी कि हर x का मुझको डिस्प्लेसमेंट y दे देगा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. तो अब बताओ इस वाले पार्टिकल का क्या डिस्प्लेसमेंट होगा x बराबर 0 का। तो मैं किस टाइम पे बात कर रहा हूं? t बराबर t/4 पे बात कर रहा हूं। t बराबर t/4 पर x बराबर 0 का क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? उसके लिए यहां पर मुझे x की जगह कितना डालना पड़ेगा? 0. x की जगह 0 डालोगे तो y की क्या वैल्यू आएगी? 2a. 2a। इसका मतलब इस 2a पार्टिकल sin ओमेगा, हाँ इस पार्टिकल का क्या डिस्प्लेसमेंट है? जल्दी बोलो। 2a. किसका 2a है बेटा? X equal to t by 4 वाले. x इक्वल टू t/4 नहीं, t बराबर t/4 पे बात कर रहे हैं हम। किस टाइम पे बात कर रहे हैं? हाँ, t बराबर t/4 पे बात कर रहे हैं और किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं? x इक्वल टू 0 वाले की। x बराबर 0 डालेंगे तो ये 2a आएगा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर. इसका मतलब ये x बराबर 0 वाला पार्टिकल यहां पर है अपनी मीन पोजीशन पे कि यहां से 2a ऊपर है? 2a ऊपर. यहां से कितना ऊपर है? जल्दी बोल। 2a. 2a ऊपर है। बहुत अच्छी बात है। चल इस वाले पार्टिकल की बात करते हैं, x बराबर λ/4 की। यहां पर λ/4 डालो। 0 है. जब तुम λ/4 डालोगे तो ये cos π/2 बन जाएगा। cos π/2 होता है 0, यानी कि इस पार्टिकल का y 0 है, यानी कि ये तो यहीं पर है मीन पोजीशन पर जहां था। समझ में आई कि नहीं आई? Yes. अब x की जगह λ/2 डालिए, क्योंकि हम किस टाइम पर एनालाइज कर रहे हैं? वी आर एनालाइजिंग एट t बराबर t/4। मैं देख रहा हूं कि t बराबर t/4 पे सारे पार्टिकल्स कहां कहां हैं। अगर मैं इसमें λ/2 डालूं तो ये बन जाएगा cos π। cos π होता है -1, यानी कि y की वैल्यू आएगी -2a। समझ आई बात? Yes, sir. -2a मतलब ये 2a ऊपर कि 2a नीचे? 2a नीचे. 2a नीचे। तो 3 λ/4 डालो। 3 λ/4 हाँ सर, अरे 3 λ/4 डालने पे भी 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ सर, और लैम्डा डालोगे, जब तू यहाँ x में लैम्डा डाल देगा, लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, cos 2 pi 1 होता है, फिर से y 2a ही मिल जाएगा। 2a मतलब ये पार्टिकल यहाँ से कितना ऊपर होगा? 2a. तो इसका मतलब अगर ये सारे पार्टिकल ऐसे हैं तो रस्सी की शेप क्या बन रही होगी? अगर मैं शेप बनाऊं तो इन सबको ज्वाइन कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ये कब दिख रही है रस्सी? ऐसी रस्सी कब दिख रही है? t बराबर t/4. t इक्वल टू t/4 पे। बहुत अच्छी बात है। फिर से एक बार t/4 का हम लोग इंटरवल लेते हैं और इस बार स्टडी करने की कोशिश करते हैं t बराबर t/2 पर, कि t बराबर t/2 पर क्या हो रहा होगा। अगर मैं बात करूं t बराबर t/2 पर क्या हो रहा होगा, तो जैसे ही मैं यहां पर t बराबर t/2 डालूंगा, ध्यान से देखो, यहां पर डालता हूं t बराबर t/2, तो t/2 डालते क्या है? sin पाई बन जाएगा। Yes, sir. sin पाई बनने का मतलब y कितना आ जाएगा? 0. यानी कि सारे पार्टिकल वापस कहां पर आ चुके हैं? पोजीशन पर। इन पोजीशन पर, यानी कि रस्सी की शेप फिर से फ्लैट हो गई है। समझ आई बात की नहीं आई? Yes. रस्सी ऐसे हो चुकी है। कोई दिक्कत? नाइस सर। अब अगली बार कहां देखेंगे? t बराबर t/4 के बाद देख रहा हूं मैं, t/4 के बाद। जब तू बेटा यहां पर 3t/4 डाल देगा तो बता मेरे को क्या मिलेगा? -1 मिलेगा साइन का. क्या मिलेगा? -1. तो बेटा साइन -1 यानी कि क्या ये आ जाएगा? -2a cos of 2 pi by lambda into x। Yes. यस सर, बोलो यस और नो। Yes, sir. हाँ सर, तो y आया है माइनस के साथ, इसका मतलब जो चीज सेकंड पार्ट में आई थी उसी का जस्ट उल्टा कर दे। नहीं आई बात समझ में? तो उसी की मिरर इमेज अगर मैं ले लूं तो सेकंड पार्ट में अगर रस्सी ऐसे दिख रही थी तो ये वाला जो 2a ऊपर था ये अब 2a किधर पहुंच चुका होगा? नीचे. नीचे, और ये जो 2a नीचे था ये किधर आ गया होगा?
2a ऊपर, यानी कि क्या आप ऐसा मानते हो कि अगर इफ दिस इज द रेगुलर शेप, ये रस्सी की रेगुलर शेप है, तो अब कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि ये वाला 2a नीचे, ये यहीं, ये 2a ऊपर, और ये ऐसे करके ऐसा। इज दैट क्लियर? ये कब है सिचुएशन? T is equal to 3t by t is equal to 3t by, प्लीज अंडरस्टैंड दिस योरसेल्फ। फाइनली t बराबर t, मतलब एक पूरे ऑसिलेशन के बाद अगर मैं यहां पर t की जगह कैपिटल T डाल दूं तो क्या आएगा? क्या y 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जल्दी बोलो। सर वापस पहला लाइन ही आएगा, मतलब वापस पीरियोडिक है। आएगा, इसका मतलब सारे के सारे वापस कहाँ जाएंगे? बताओ इसके बाद क्या होगा? रिपीट होगा। first वाला वही रिपीट होना शुरू हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ नाउ अब जो मैं दिखा रहा हूं उसको देखो और देख के मुझे बताओ कि क्या ये बात तुमको फील होती है कि नहीं होती है। इस वाले पार्टिकल को देखो x बराबर 0 को, सोच के बताओ ये हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है? हिल रहा है, अरे हिल रहा है यार। ये 2a ऊपर गया कि नहीं गया? ध्यान से देख, पहले ये 2a ऊपर गया, पहली फिगर में 2a ऊपर गया t/4 में, फिर अगले t/4 में यहां से वापस आके मीन पोजीशन पे आ गया, दिखा? फिर किधर गया? नीचे, फिर 2a नीचे गया और फिर अगली फिगर में वापस मीन पोजीशन पे आ गया। नहीं आई बात समझ में? तो बेटा ये वाला जो पार्टिकल है ये रेस्ट पर है कि ऑसिलेट कर रहा है 2a एम्पलीट्यूड के साथ? ऑसिलेट कर रहा है। कितने एम्पलीट्यूड के साथ? 2a। क्या यही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है? टेल मी यस और नो। मतलब ये कैसा पॉइंट है? इधर देखो, x बराबर λ/2 को देखो, x बराबर λ/2 को, ये पार्टिकल यहाँ पर रेस्ट में है कि ऑसिलेट कर रहा है? oscillate कर रहा है। ऑसिलेट ऑसिलेट कर रहा है। यहां से देखो, पहले 2a किधर गया? फिर अगली फिगर में वापस आ गया मीन पे, फिर 2a किधर गया? ऊपर, और फिर अगली फिगर में यहां से ऐसे वापस आ गया मीन पे। दिखा कि नहीं दिखा? बोलो एनी प्रॉब्लम? हाँ तो सर। ये कैसा पॉइंट है बेटा? कैसा पॉइंट है? एंटीनोड ये भी क्या है तुम्हारा? जल्दी बोलो। एंटीनोड। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। तुम मेरे को देख के बताओ, ये वाला जो पार्टिकल है x बराबर λ/4, इस रस्सी पर चाहे कुछ भी हो रहा हो, ये पार्टिकल अपनी जगह से नहीं हिला। दिख रहा है? यहाँ पर भी मीन पोजीशन पर है, 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 और यहाँ पर भी मीन पोजीशन पर है। इसका मतलब ये मूव ही नहीं किया है। समझ आया कि नहीं? तो ये कैसा पॉइंट हो गया बेटा? नोड। सेम गोज फॉर दिस पॉइंट x इक्वल टू 3 λ/4। एनी प्रॉब्लम? नो सर। क्या आपको नोड और एंटी नोड की फील आई? बोलिए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है? सर मतलब नोड मूवमेंट कर रहा है बट सॉरी एंटी नोड मूवमेंट कर रहा है और नोड मूवमेंट नहीं कर रहा है ना? हाँ बेटा, सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते। देखो एक बात बताओ, ये जो एंटी नोड है ये कितने एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है? 2 है। नोड ऑसिलेट कर रहा है क्या? नहीं। अब जो चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी उसको बताइए। इसके अलावा अगर मैं कोई भी एक जनरल पार्टिकल देखूं तो वो मूव कर रहा होगा कि नहीं? यस सर। वही है जो 2a से करता है। जनरल पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होगा पर एक ऐसे एम्पलीट्यूड से जो 0 से ज्यादा होगा और 2a से कम होगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। जैसे तुम इसको देख लो, अपने आप फील हो जाएगा। इस वाले पार्टिकल को देखो, इस वाले को देख के बताओ, यहाँ पे इस डॉटेड लाइन में देख के बताओ, ये ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। कर रहा है ना? देख, यहां से पहले ये अगली फिगर में इतना ऊपर गया है। बोल दिखा कि नहीं दिखा? दिखा सर। ये इसका एम्पलीट्यूड है। क्या ये 2a है? नहीं सर। ये 0 और 2a के बीच में है। बीच में है, तो इसका एम्पलीट्यूड 0 और 2a के क्या है? बीच में। पहले ऊपर तक गया अपने एम्पलीट्यूड तक, फिर वापस कहाँ गया? जल्दी बोल। 0 पे। ऊपर गया, वापस मीन पे आ गया। अगली फिगर में क्या है? नीचे गया है? यस सर। नीचे गया उतनी दूरी और फिर उसकी अगली फिगर में वापस मीन पे आ गया। दिखा कि नहीं दिखा? दिखा सर, समझ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी ऑसिलेट नहीं कर रहा, ये मैक्सिमम ऑसिलेट कर रहा है और इसके बीच वाले सारे ऑसिलेट कर रहे हैं। देखो ध्यान से, सारे ऑसिलेट कर रहे हैं विद सेम एम्पलीट्यूड या विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स?
डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। यही स्टैंडिंग वेव की डेफिनेशन थी कि एम्पलीट्यूड पोजीशन का फंक्शन होता है, सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो हम ये बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड से, ये वाला इतने एम्पलीट्यूड से, ये वाला उससे और ज्यादा, फिर ये वाला 2a, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, और ये हिले नहीं रहा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ तो गया। हम बोल सकते हैं कि एट एनी इंस्टेंट नोड्स पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और एंटी नोड्स पे कंस्ट्रक्टिव। बिल्कुल सही बात है। नोड्स पे कैसा इंटरफेरेंस हो रहा है बेटा? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तभी यहाँ पर दोनों ट्रैवलिंग वेव जो आपने ली थी ए और ए, उनके एम्पलीट्यूड से नेट जीरो बन रहा है, और एंटी नोड्स पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव में याद होगा आपको a1 + a2 होता था, तो ए और ए मिलके यहाँ पे 2a बना दे रहे हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। तो अब अगर आपको इसकी और थोड़ी फील लेनी है तो एक नेक्स्ट फिगर और देखिए जो आपको और क्रिस्टल क्लैरिटी देगी। जस्ट लुक हियर केयरफुली। अगर हम लोग कॉपी बाद में करेंगे। हाँ, अब बेटा ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली। क्या ये रस्सी है? ये तुम्हारी रस्सी है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. जो मैं तुम्हें फील करा रहा हूँ उसको फील करो। ये इसकी शेप कब है? B00. ये कौन सा पार्टिकल है? X equal to 0. ये कौन सा पार्टिकल है? X equal to lambda. ये कौन सा पार्टिकल है? X equal to lambda. बोल यार, जल्दी बोल। Yes, ठीक है, थोड़ा और बढ़ा ले इसको। sir. ये कौन है? लैम्डा वैसे। और ये कौन है? Lambda. क्या तुम ऐसा मानते हो कि t = 0 पे ये पूरी रस्सी ऐसे दिख रही होगी, Yes, sir. और t = t/4 पर? t = t/4 पर अभी दिखाया था मैंने, क्या होगा तुम बताओ सोच के। x equal to 0 2a ये पे कहाँ चला जाएगा? 2a, ये यहीं रहेगा। Yes, sir. ये -2a, ये यहीं रहेगा, और ये 2a। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। यानी कि डू यू अग्री Yes, कि कुछ ऐसा दिखेगा? बोलो हाँ कि ना? sir. हाँ सर। अब मैं जो तुम्हें बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि रस्सी का तुमने ऐसा बोला कि सर शुरुआत में रस्सी ऐसी होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? Okay. Yes, हाँ sir. सर। और ये फोटो जो अगली फोटो है वो सीधे कब बनाई गई है? T/4. अब हम फील लेते हैं और हम कोशिश करते हैं t = 0 और t = t/4 के बीच में स्टडी करने की, यानी कि 0 से लेकर t/4 तक क्या हो रहा होगा वो समझते हैं। तो 0 से थोड़े टाइम के बाद क्या होगा? देखो 0 पर ये पूरी रस्सी ऐसे फ्लैट है। नाउ यू टेल मी अबाउट दिस पार्टिकल, इसे किधर जाना है? 2a ऊपर, इसको इसको होगा मतलब इन सबको ऊपर, इन पार्टिकल्स को किधर जाना है? नीचे। तो क्या आपको ये बात समझ में आती है कि सर यहां से थोड़ी देर के बाद, मतलब t = 0 से थोड़ी सी देर के बाद अगर मैं रस्सी की फोटो देखूंगा तो उस पे जो वेव बनी होगी वो कुछ ऐसी दिख रही होगी? Yes, sir. हाँ सर। सर अगर x = 3 λ/4 है तो वो पार्टिकल ऊपर जाएगा ना, पार्टिकल ऊपर मूव करेगा। क्यों करेगा बेटा? नोड का पॉइंट है। नहीं करेगा मतलब? नहीं करेगा ना। अच्छा, बोलो ऐसे ही वेव बनेगी। देखो ये वाला किधर चल दिया, ये किधर चल दिया, ऊपर, और ये किधर चल दिया? जल्दी देख। नीचे। ये पहुंचेंगे कब? ये अपने एम्पलीट्यूड पे तो t/4 पर पहुंचेगा ना। बोला हाँ या ना? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे और थोड़े टाइम के बाद क्या होगा? नीचे आने लगेगा। इससे और थोड़े टाइम के बाद ये और ऊपर चला जाएगा, वो और नीचे आ जाएगा, और रस्सी आपको कुछ ऐसी दिख रही होगी। बोलो फील आया कि नहीं आया? हाँ Yes, सर। sir. फिर और थोड़े टाइम के बाद ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, और ऐसा बन जाएगा। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. अब यस जो मैं सर। दिखा रहा हूं उसको ध्यान से देखने का। हाँ भाई, तुमने बोला यहाँ हो गया, और इस वाली जो ग्रीन वाली फिगर है इसके बाद अगली फिगर ये येलो वाली आएगी कि नहीं आएगी? Yes, हाँ sir. सर। अब जब ये येलो वाली फिगर आ गई है तो बताओ कितना टाइम बीत चुका है? T/4. पूरा t बीत चुका है कि t/4? T/4. t/4। अब सुनो इसके बाद क्या होगा। क्या तुमको ये समझ में आता है कि सर t/4 के बाद ये वाला अब नीचे आना शुरू करेगा और ये वाला ऊपर जाना शुरू करेगा? Yes, sir. यानी कि इस t/4 के बाद जो अगली शेप आपको दिखेगी वो यही ग्रीन वाली वापस दिखेगी, Yes, sir. यस सर। फिर उसके बाद ये ग्रीन वाली दिखेगी, Green.
फिर उसके बाद ये ग्रीन वाली दिखेगी, स्ट्रेट लाइन। फिर फाइनली पूरी रस्सी ऐसे करके फ्लैट दिखेगी, और जब मुझे पूरी रस्सी दोबारा फ्लैट दिखेगी मैं बोलूंगा अब टाइम बीत चुका है t/2। समझ आया? हाँ सर। नहीं आया समझ? यस सर आ गया सर। आया ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला जो पार्टिकल, ये t/2 के बाद किधर जाएगा, ऊपर के नीचे? नीचे जाएगा नीचे। और ये वाला किधर जाएगा? ऊपर जाएगा अब t/2 के बाद जो अगली शेप मुझे दिखाई देगी वो ऐसी होगी। बोलो समझ आया? यस सर यस सर। जो अगली दिखाई देगी वो ऐसी होगी। बोलो चमका। यस जो सर अगली दिखाई देगी वो ऐसी होगी। चमका। यस सर और फिर जो फिनली मुझे दिखाई देगा, फिनली कुछ ऐसा दिखाई देगा। बोलो यस। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये पार्टिकल कितना नीचे आ चुका है? 2a। और कितना समय हो चुका है बेटा? 3/4 इसके बाद 3t/4 के बाद ये और नीचे जाएगा कि ये ऊपर चलेगा? तो इसके बाद क्या मुझे ये वापस ग्रीन वाला दोबारा मिलेगा? ये मिलेगा, ये मिलेगा, और फिर से पूरी रस्सी क्या दिखेगी? फिर से पूरी रस्सी फ्लैट दिखेगी। तो कितना टाइम बीत चुका होगा? पूरा एक ऑसिलेशन हो चुका है। इसके बाद क्या होगा? सेम होगा इसके बाद यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती? सर वो मूव क्यों नहीं करेगा वो जो ऊपर वाला? अरे रुक जा भाई, पहले बताओ इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर। आप जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसको देख के बताइए। जो ये वाला पार्टिकल है, ये वाला, ये x = 0, ये आपको स्टेशनरी दिख रहा है कि ऑसिलेट करता हुआ दिख रहा है? ऑसिलेट कितना ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है। कितने एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है? 2a तो ये कौन सा पॉइंट हुआ, जल्दी बताओ? ये वाला जो पॉइंट है x = λ/2, ये स्टेशनरी दिख रहा है? करता हुआ दिख रहा है। कितना? 2a से एंटी नोड। और ये वाला? एंटी नोड 2a से बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस अब एक बात बताओ, इस पूरी रस्सी पे चाहे कुछ भी हो रहा था, ये वाला जो पॉइंट है क्या ये कभी भी हिला है? नहीं और ये पॉइंट क्या ये कभी भी हिला है? ये पॉइंट बेटा हिले ही नहीं है। तो जो हिलता ही नहीं है उसको क्या बोलते हैं? ये हो गया नोड। क्या ये बात समझ में आ गई? यस नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एन एंटी नोड एंड अ नोड? एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की दूरी? 5/4। λ/2 अरे हाँ सॉरी लैम्डा/4। दो एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2, और दो नोड के बीच की दूरी λ/2। ये हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? दिख रहा है? हाँ सर। तो स्टैंडिंग वेव ऐसी दिखती है बेटा रस्सी पर। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब देखो ऐसा हो रहा होता है कुछ कि अगर ये रस्सी है तो पहले रस्सी ऐसे फ्लैट होगी, ऐसे रस्सी फ्लैट होगी, फिर इसका जब ये वाला सेक्शन ऊपर जाएगा तो दूसरा वाला सेक्शन ऊपर जाएगा साथ में, कि नीचे आएगा? नीचे। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, फिर फ्लैट हो जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ऐसे चलती रस्सी। समझ आई बात की नहीं आई? दिस इज हाउ अ स्टैंडिंग वेव लुक्स लाइक। गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस सर। इतना नोट करिए पहले, इतना नोट करिए पहले, फिर आगे बात करेंगे।
सर हम्म ये चैप्टर खत्म होने को और कितने लेक्चर्स लगेंगे? अभी लगेंगे बेटा। डन, लिख लिया इतना। यस सर। सर पीछे जाओ, वो बना रहे, डायग्राम बना रहे। सर हो गए। बना लिया।
हो गया? नहीं सर। क्या? डन? 2 मिनट बता प्लीज। हो गया बच्चों? यस सर डन। सर 1 सेकंड प्रीवियस स्लाइड दिखाना ना। यस सर हो गया। चलो ठीक है। Yes, sir. ऑलराइट, नाउ लुक हियर। अब आपको इतना फील आ गया है कि स्टेशनरी वेव कैसा दिखता है, स्टैंडिंग वेव में क्या हो रहा होता है, राइट? कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब अगर इतना पढ़ने के बाद बेटा हम बात करें कि मोटा मोटा क्या डिफरेंस है स्टैंडिंग वेव और ट्रैवलिंग वेव के बारे में, राइट? क्यों हम इसको एक सेपरेट सेक्शन की तरह पढ़ रहे हैं? ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव में क्या फर्क है? तो देखो तुम क्या क्या फर्क बता सकते हो। पहला फर्क हमने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि जो ट्रैवलिंग वेव होती है उस ट्रैवलिंग वेव के अंदर एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा? याद है ना इतनी बात? जबकि स्टैंडिंग वेव में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है कि एक्स का फंक्शन होता है? एक्स का फंक्शन होता है, याद है ना? कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनका 0 होता है, किन्हीं का 2a होता है, हर पोजीशन का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए, बोलो यार। हाँ सर। यहां देखो ट्रैवलिंग वेव में ऑल पार्टिकल्स आर नॉट एट मीन पोजीशन टुगेदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर आपको ट्रैवलिंग वेव याद हो तो ट्रैवलिंग वेव कुछ ऐसी दिखती थी कि अभी ऐसी दिख रही है, थोड़ी देर के बाद ऐसी दिखेगी, फिर और थोड़ी देर के बाद ऐसी दिखेगी। तो बेटा ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, ये और ये तो सारे अपनी मीन पोजीशन पर है। जैसे ये वाले भी अपनी मीन पोजीशन पर है, ये भी अपने मीन पोजीशन पर है, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा। यस और नो? हाँ सर। सब साथ में मीन पे नहीं हो सकते। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारे एक साथ मीन क्रॉस कर रहे हो? नहीं सर। ये सारे एक साथ मीन क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जल्दी बताओ। नहीं कर रहे सर। नहीं कर रहे हैं। क्या स्टैंडिंग वेव में ऐसा हो सकता है? हाँ सर। T equal to 0, आपने T देखिए equal to अभी ये वाली फोटो बनाई थी, इस फोटो में ये वाली फोटो देखिए, क्या आपको सारे के सारे पार्टिकल एक साथ अपनी मीन पोजीशन पे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? यस सर।
all the particles are crossing their mean positions at the same time. Can you see this or not? तो ये दूसरा डिफरेंस है. यहां आप बोल सकते हो all at mean position together. या यहां पर all at की जगह करेक्ट वर्ड वुड बी all can be at mean position together. सारे के सारे मीन पोजीशन पर एक साथ हो सकते हैं. और तीसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है जो आपको समझ में आना चाहिए वो है इनके नाम का फर्क. ट्रैवलिंग वेव को ट्रैवलिंग इसीलिए बोला जाता था क्योंकि उसमें एनर्जी ट्रैवल करती थी. ट्रैवल करने का मतलब कि एनर्जी ऐसे थी, मतलब अभी एनर्जी यहाँ थी, थोड़ी देर के बाद ये एनर्जी आगे आ जाती है चल के. देखो ये एनर्जी यहाँ आ जाती है तो इसको हिला देती है, फिर ये एनर्जी और आगे आ जाती है, जब ये और आगे आ जाती है तो इसको हिला देती है. बोलो यस और नो? हाँ सर. एनर्जी इज ट्रैवलिंग है. जबकि स्टैंडिंग, खुद से सोचने वाली बात है ये कि आखिर स्टैंडिंग वेव को स्टैंडिंग बोला क्यों गया. तो अगर मैं ट्रैवलिंग को ट्रैवलिंग बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एनर्जी ट्रैवल कर रही है. तो अगर स्टैंडिंग को स्टैंडिंग बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जो यहाँ पर स्टैंडिंग है, जो खड़ी हो गई है, जो स्टेशनरी हो गई है. और वो कौन सी चीज है? एनर्जी. ट्रैवलिंग वेव में क्या, स्टैंडिंग वेव में क्या होता है? ध्यान से देखिएगा इस फोटो को. ये जो नोड है और ये जो नोड है, इन दोनों नोड के बीच में यहां पर जितनी भी एनर्जी है इस पोर्शन में, ये एनर्जी कांस्टेंट रहती है. इनके बीच में जो भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, व्हाटएवर इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहां पर इन दो नोड्स के बीच में, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में जितनी भी एनर्जी है, जो भी कन्फाइंड एनर्जी है, वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगी. इट विल नॉट चेंज. यानी कि जो एनर्जी दो नोड के बीच में है वो यहीं रुक जाती है, ना वो इस नोड को क्रॉस करके आगे जाती है, ना इस नोड को क्रॉस करके पीछे जाती है. तो ये एनर्जी जो यहाँ रुक गई है, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है स्टैंडिंग वेव. क्या ये बात समझ में आती है? नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसको फील लेने की कोशिश करिए कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ. आप इसको समझिए. अगर मैं आपको एक ट्रैवलिंग वेव दिखाऊं, या देखिए यहाँ पे, देखिए इस वाले पार्टिकल को देखिए, ये वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल हमेशा रेस्ट पे रहेगा कि मूव करेगा? क्यों मूव करेगा? क्योंकि ये एनर्जी कभी ना कभी ऐसे यहाँ से चलते हुए आके कभी ना कभी इस तक पहुंचेगी, और जब ये एनर्जी इस तक पहुंचेगी इसको हिला देगी. बोलो हाँ या ना? अब तो यहाँ देख, जहां तेरे ये नोड बन रहे हैं, ये जो है तेरे ये नोड, ये क्या एक्चुअली मैंने जाके यहाँ पर रस्सी में गांठ लगा दी है क्या? ऐसा कुछ किया है? मैंने मैकेनिकली ऐसा करके यहाँ पे मैंने क्लिप कर दिया है क्या? ऐसे करके क्लिप से बांध दिया है, हिंज कर दिया है इसको? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन तब भी ये पॉइंट यहाँ से हिल नहीं पा रहा. बोलो बात समझ में आती है? yes. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में जो एनर्जी है वो यहीं की यहीं रुकी हुई है. क्योंकि अगर ये एनर्जी इधर ट्रैवल करती तो कभी ना कभी इस नोड तक पहुंचती. बोलो हाँ या ना? और ये नोड फ्री टू मूव है कि नहीं है? फ्री टू मूव. क्या मैंने इसे मैकेनिकली स्टॉप कर रखा है क्या? फ्री टू मूव. तो अगर वो एनर्जी इधर आती तो जरूर इस नोड को हिलाती. बोलो बात समझ में आती? और अगर वो एनर्जी इधर जा रही होती तो इस नोड को पकड़ के क्या कर रही होती? बोलो बात समझ में आती कि नहीं आती? Yes, sir. हाँ सर. एनी प्रॉब्लम्स? No, sir. पक्की बात है? हाँ सर. तो आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी कि जो भी एनर्जी इन दो पॉइंट के बीच में है वो यहीं रुकी हुई है. अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप उस बात की फील ले पाए तो समझ लीजिएगा सर ने कोई अच्छी बात बताई थी, और अगर आप नहीं ले पाए तो समझ लीजिएगा कोई बहुत अच्छी बात बताई थी और भूल जाइएगा. समझ में आई बात? देखो रियलिटी में क्या हो रहा है, ऐसा किताबों में ऐसा लिखा हुआ तुमको मिलेगा कि यहाँ के बीच में जो एनर्जी है वो यहीं पे फिक्स हो गई है. जबकि तुम अगर फंडामेंटली सोचो तो सर इस पे ट्रैवलिंग वेव तो ऐसे चल रही थी, उन्हीं के इंटरफेरेंस से तो ये वेव बन रही है. बोलो हाँ या ना? नाउ टेल मी, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. इस नोड के इधर वाली जो रस्सी है और इस नोड के इधर वाली जो रस्सी है, इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस है? नहीं, इन जनरल नहीं. अभी के लिए है. इधर देख, इस वाले नोड को देख, इस नोड के इधर वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है, जबकि इधर वाला किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है. अबे जब ये अपने ऊपर वाले 2a पे है तो ये नीचे वाले 2a पे है, तो पाई का फेज डिफरेंस है कि नहीं है?
Yes, sir. इधर देख, ये तेरी रस्सी है, ये तेरा नोड है, ये तेरा नोड है। तो जब नोड है तो इस पर जो स्टैंडिंग वेव बनेगी वो ऐसे ही बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ सर। तो इस जंक्शन को देखो, इसके इधर और इधर फेज डिफरेंस है। हाँ सर। कितने का फेज डिफरेंस है? पाई। पाई का। आपने इंटरफेरेंस पढ़ा था? अब देखो, इंटरफेरेंस क्या कहता था कि जब फेज डिफरेंस 2 पाई का मल्टीपल होता है, पाई का इवन मल्टीपल, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और पाई का ऑड मल्टीपल तो डिस्ट्रक्टिव होता है। याद है? हाँ सर। तो इनके इस लेफ्ट वाले सेक्शन में, इस नोड के इधर वाले सेक्शन में और इधर वाले सेक्शन में कितना फेज डिफरेंस है? पाई। पाई का। एंड टेल मी, इस सेक्शन और इस सेक्शन में कितना फेज डिफरेंस है? पाई। पाई का। तो आप समझो होता क्या है। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता कि एनर्जी यहाँ खड़ी हो जाती है। एक्चुअली में ये होता है, जो एनर्जी इधर से आ रही है, ऐसे करके देखो, एनर्जी ऐसे आती है ट्रैवल करती हुई, एनर्जी ऐसे आती है ट्रैवल करती हुई, यहां पर दोनों एनर्जी मिलती हैं, इनके बीच में फेज डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। कितना? 0। पाई। पक्का होगा। अरे पाई का फेज डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? हाँ। उल्टे आ रहे हैं ना वेव्स। बेटा पाई का फेज डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? बोल जल्दी बोल। हाँ सर होगा। Yes, sir. तो बेटा वो जो पाई का फेज डिफरेंस है वो क्या बता रहा है? कैसा इंटरफेरेंस होना चाहिए? डिस्ट्रक्टिव हो जाता है और वो जगह रोड बन जाता है। यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव हो जाता है और दोनों एनर्जी एक दूसरे को ऐसे करके कैंसिल आउट कर देती है, इसलिए यहाँ पर नोड बन जाता है। समझ आई बात की नहीं आई? Yes, sir. हाँ सर। अब यहाँ देख, यहाँ से जो एनर्जी ऐसे चल रही है और इधर से जो एनर्जी ऐसे आ रही है, इनके बीच में भी पाई का फेज डिफरेंस है। Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. तो बेसिकली अब तुम्हें विजुअलाइज कराऊं, देखो हो क्या रहा है। मेरे हाथ देखना ध्यान से, एनर्जी चलती जरूर है, ऐसा नहीं है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में फिक्स हो जाती है। इन दोनों पॉइंट के बीच में देखो एनर्जी ऐसे चलती रहती है, ये ऐसे जाती है, ऐसे आती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है। ऐसा इधर भी हो रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। ये ऐसे गई, ऐसे आई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे गई, ऐसे आई। यहाँ पर जब इधर से आ रही है तो ऐसे रिफ्लेक्शन हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. इस जंक्शन पे हो रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कुल मिला के इन दोनों के बीच में जो भी एनर्जी है वो यहीं की यहीं एक्यूमुलेटेड रहती है। बोली बात समझ में आ रही है? मैं आपको फाइनली एक फोटो और दिखाता हूँ, एक पिक्चराइजेशन और कराने की कोशिश करता हूँ, जिससे शायद दिमाग में आपके और विजुअल क्लैरिटी आ जाए। इधर देखिए ध्यान से, कहाँ गया? ये रहा, इधर देखो बे। ये जो रस्सी का पोर्शन है, इसके पास अभी एनर्जी है ट्रैवलिंग वेव के अंदर। अब उस एनर्जी ने क्या किया? उस एनर्जी ने इसको ऐसे करके हिलाया, एनर्जी आगे बढ़ गई और ये पोर्शन लौट के वापस अपने घर पे आ गया। बोलो बात समझ में आती है? हाँ सर। अब मैं तुझसे अगर कहूं कि बेटा यहां पर जो एनर्जी है वो यहीं रहेगी, वो आगे नहीं जा सकती, वो पीछे नहीं जा सकती, तो अगर वो एनर्जी यहीं रहेगी तो वो इसको हिलाएगी कि इसी को पकड़ के बार बार हिलाती रहेगी? इसी को पकड़ के नीचे होती रहेगी वो। इसी को पकड़ के बार बार हिलाती रहेगी। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ध्यान से देखो तो वही तो हो रहा है। इन दोनों नोड के बीच की जो एनर्जी है ना वो आगे जा पा रही है ना पीछे जा पा रही है, तो रस्सी के इसी पोर्शन को पकड़ के बार बार क्या करती रहती है? वो उलट उलट। ऑसिलेट कराती रहती है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। सो फार सो गुड। यस सर। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? थर्ड डिफरेंस, एनर्जी कन्फाइंड between two nodes. एनर्जी कन्फाइंड बिटवीन Two nodes. इज कांस्टेंट और फिक्स्ड। और जब मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है वो कौन सी एनर्जी है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस। इसको चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा और फील करा देता हूं तो तुम्हें और समझ में आ जाएगा। इधर देखो, ये दिख रहा है बेटा? Yes, sir. चलो इधर देखो, मान लो शुरुआत में रस्सी ऐसी थी, शुरुआत में रस्सी ऐसी थी, ऐसी होती है रस्सी? बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. हाँ सर। तो मुझे सिर्फ इन दो नोड्स के बीच में फोकस करना, तुम इधर भूल जाओ, जस्ट फोकस हियर बिटवीन दीज टू नोड्स। बेटा इन पूरे नोड्स के बीच में ये जो रस्सी है, ये यहां पर, क्या ये इलोंगेटेड है? नहीं नहीं सर। नेचुरल लेंथ में इसमें कोई इलोंगेशन नहीं है। मतलब इसकी शेप में कोई चेंज है? नहीं है। यानी कि इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो। हमने डिराइव किया था ट्रैवलिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जब होती है ना, जब इसकी शेप चेंज हो, इसका इलोंगेशन हाँ, हो, सर। तो बात समझ में आती है? यस सर। लेकिन क्या तू ये मानता है कि सर यहाँ पर सारे पार्टिकल्स अपनी अपनी मीन पोजीशन पर है? Yes. यस अगर सब अपनी अपनी मीन पोजीशन पर है तो सबकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। यस सर। यस सर। और अगर
पर सबकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, इसका मतलब इस पूरी रस्सी के पास जो एनर्जी होगी वो सिर्फ किस फॉर्म में होगी? Kinetic energy. Kinetic energy. विच विल बी मैक्सिमम, यस और नो? Yes, sir. इसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो होगी दिस प्लस दिस। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? Yes, sir. ऑन द अदर हैंड जब ये रस्सी ऐसी हो जाएगी, ऐसी ऐसी, सिर्फ इन दो नोड्स के बीच में दिखा रहा हूं मैं, भूल जाइए बाकी सबको, क्या आप ये मानते हैं कि सारे पार्टिकल अपने अपने एम्पलीट्यूड पर हैं? Yes, sir. तब की वेलोसिटी कितनी है? Zero. तो इस टाइम पे रस्सी की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0. क्या आपको दिख रहा है कि ये जो रस्सी का सेक्शन है ये अपनी नेचुरल लेंथ से मैक्सिमम डिफॉर्म्ड है, यस और नो? Yes, sir. इस टाइम पर इसके पास जो एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में होगी? Elastic potential energy. डू यू एग्री विद दिस और नॉट? Yes. Yes, sir. अब समझ, मैं ये कह रहा हूं और मैं इसको मैथमेटिकली तुमको कहोगे तो करके भी दिखा दूंगा, हालांकि तुम्हारे काम का नहीं है। जब तू ये वाला सम कैलकुलेट करेगा और जब तू ये वाला सम कैलकुलेट करेगा, ये दोनों सम क्या आएंगे बेटा? Equal. क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बीच में एक जनरल पोजीशन बनाते हैं। भाई एक बात बताओ, तुमने बोला सर शुरुआत में रस्सी ऐसी होगी, T/4 पे ऐसी हो जाएगी, ये 2a ऊपर चला जाएगा, ये 2a नीचे चला जाएगा। माय क्वेश्चन इज, इसके बीच में कोई एक जनरल पोजीशन ऐसी भी होगी कि नहीं होगी? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अब अगर मैं रस्सी के इस सेक्शन को देखूं जो इन दोनों के बीच में है, तो मुझको बताओ इसके पास कौन कौन सी एनर्जी होंगी? काइनेटिक और Kinetic पोटेंशियल and elastic. काइनेटिक और इलास्टिक पोटेंशियल दोनों होंगी कि नहीं होंगी? अगर तू टोटल यहां निकाल, टोटल यहां निकाल, टोटल यहां निकाल, ये तीनों वैल्यू अलग अलग आनी चाहिए कि एक ही आनी नहीं चाहिए? सर, सेम होगा. बेसिकली हो क्या रहा है? बेसिकली ये हो रहा है कि इन दोनों नोड्स के बीच में जो टोटल एनर्जी है वो तो फिक्स है, बस वो काइनेटिक से पोटेंशियल और पोटेंशियल से काइनेटिक में इंटर कन्वर्ट हो रही है लगातार। समझ आई बात? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर सारी एनर्जी किस फॉर्म में है? Potential. PP. अब जैसे 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 रस्सी का सेक्शन ऊपर जाएगा ये पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? Kinetic. मीन पोजीशन पे सब काइनेटिक हो जाएगा। बोलो बात समझ में आती है? Yes. फिर एक टाइम ऐसा आएगा ना जब ये वाला सेक्शन ऊपर जाएगा और ये वाला सेक्शन नीचे आएगा। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. तो फिर से यहाँ की काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगी? Potential. यहाँ पोटेंशियल, फिर जब वापस आएगा तो काइनेटिक, तो पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल। लेकिन टोटल एनर्जी कितनी रहेगी इनके बीच की? कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए इस वेव का नाम क्या दिया जाता है बेटा? स्टैंडिंग वेव। क्या है जो स्टैंड हो गया है? क्या है जो स्टेशनरी हो गया है? एनर्जी। एनर्जी रुक गई है दो नोड्स के बीच की। कुछ हवा लगी कि सब ऊपर से चला गया? हवा लगी. लग गई हवा? सर यही दो एंटी नोड्स के बीच में भी बोल सकते हैं ना? हाँ बेटा बिल्कुल बोल सकते हैं, नोट करो इतना। अच्छा, आप तुम्हें अगर इसमें और डिफरेंसेस लिखने हैं तो और डिफरेंसेस, मतलब फालतू की कहानी अगर बनानी है तो तुम बोल सकते हो कि सर ट्रैवलिंग वेव में नोड और एंटी नोड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, यहाँ पर नोड और एंटी नोड का कॉन्सेप्ट होता है। ये सारी चीजें लिख सकते हो, बट मेजर मेजर मोटे डिफरेंसेस यही है कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो ट्रैवल कर रही होती है, एनर्जी इज ट्रैवलिंग, और यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो दो नोड्स के बीच की जो कन्फाइंड एनर्जी है वो कांस्टेंट हो जाती है, इसलिए उसको हम स्टैंडिंग वेव बोल देते हैं। यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर रस्सी का ये पार्टिकल ए ऊपर जाएगा तो अगला वाला भी ए ऊपर जाएगा, उसका अगला भी ए ऊपर जाएगा, उसका अगला भी ए ऊपर जाएगा, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ जो एम्पलीट्यूड होता है वो एक्स का फंक्शन होता है। कोई ऐसा होता है जो बिल्कुल भी नहीं जाता, कोई 2a चला जाता है। बात समझ में आ रही है? Yes, आ रही है सर। ठीक है जी, नोट्स करिए फटाफट। सर वो जो थर्ड डिफरेंशिएशन में स्टैंडिंग वेव का आपने जो थर्ड इंटरप्रिटेशन बताया था कि काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक हो रही है, और सेकंड इंटरप्रिटेशन बताया था कि दो अलग अलग मतलब एनर्जी दो नोड्स के बीच में ट्रैवल करती रहती है, वो दोनों ऑपोजिट नहीं हुए? क्यों? क्योंकि मतलब आपने बताया कि पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल हो रही है, इसका मतलब वो एनर्जी वो पॉइंट पे फिक्स्ड है, और बाकी जो दूसरा बताया था कि एनर्जी नोड की तरफ जा रही है, बाद में नोड से वापस रिफ्लेक्ट होकर पीछे आ रही है। अरे वो मतलब कहने का वो नहीं था, कहने का मतलब ये था कि वेव डिस्टरबेंस का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है बेटा।
हाँ इंटरफेरेंस तो डिस्टरबेंस का होता है ना, डिस्प्लेसमेंट का, एनर्जी का थोड़ी होता है। हाँ सर। बोलो भाई, डन डन डन। Can you show previous page? बोलो, हो गया? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, जस्ट लुक हियर। अलेक्सा सर, एक साइड और पीछे वाले साइड पे जाओ ना। हाँ सर ये साइड रहेगी लिखनी हो गया? रहेगी सर फोर्थ स्लाइड सर लिखी नहीं फोर्थ स्लाइड सर, ये नहीं आगे वाली सर 5 - अरे ये लिखना क्यों है? तो समझने के लिए था यार। लिखना लिख लो, ये अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा, पूरा एनर्जी एनालिसिस कराऊंगा बेटा, उसमें डिटेल में पोस्टमार्टम हुआ इसका। चलो भैया आओ इधर। पढ़ो भाई, क्या लिखा हुआ है? यस सर, पढ़ लिया। स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। देखिए साहब, हमारे पास एक रस्सी है, रस्सी दोनों एंड पर हमने बांध दी है, और हमसे कहा जा रहा है कि अगर इस रस्सी पर स्टैंडिंग वेव बनानी है तो हम लोग क्या करें, मतलब क्या कंडीशन होगी कि उस पर स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। सर बीच ठीक में है से ना? पकड़ के नीचे खींच देंगे। अरे रुको तो सही यार, क्या कंडीशन होगी जिससे स्टैंडिंग वेव बन जाएगी? दूसरी चीज, अगर वो स्टैंडिंग वेव बन जाएगी तो उसकी क्या मैथमेटिकल इक्वेशन होगी? तीसरी चीज, वो जो वेव बनेगी उस वेव की क्या प्रॉपर्टीज होंगी? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये, आराम से सुनना और समझना। देखो, मान लो मेरे पास एक रस्सी है जिसकी लेंथ L है और ये दोनों एंड्स पर मैंने बांध दी। बोलिए, क्या ये बात समझ में आती है? बोलो भैया, कोई दिक्कत? नहीं सर। अब समझो बेटा, स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए कितनी वेव चाहिए होती थी? 2 वेव चाहिए। डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन। सेम एम्पलीट्यूड?
और फेज डिफरेंस हमेशा जीरो की इन जनरल जीरो, वरना एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी अगर होगा जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा तो वो भी चल जाएगा। बोलो मानते हो? हाँ सर। तो आप देख, थोड़ा फिजिकली फील ले कि इस पर स्टैंडिंग वेव बनती कैसे होगी। देख मैंने क्या किया, मैंने अपना हाथ लिया और मैंने अपने हाथ से यहाँ पे इसको ऐसे करके छेड़ दिया, मतलब यहाँ पे ऐसे करके प्लग कर दिया, एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया, एक ट्रैवलिंग वेव यहाँ पे क्रिएट कर दिया ऐसे करके हिला के। तो जब मैंने यहाँ पर एक ट्रैवलिंग वेव क्रिएट करी तो वो ट्रैवलिंग वेव कुछ ऐसे गई होगी। बोलो यस और नो? वो ट्रैवलिंग वेव ऐसे गई, यहां जाके टकराएगी। जब वो यहाँ टकराएगी और अगर मैं 100% रिफ्लेक्शन मान लूं तो उसी एम्पलीट्यूड की एक वेव वापस आ जाएगी। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर, पर उल्टे पाई का फेज चेंज आ जाएगा फिक्स एंड से। हाँ, यहाँ तय रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। यस सर। तो एक वेव यहाँ से टकरा के किधर आ जाएगी लौट के? जल्दी बोलो। वापस उल्टे नेगेटिव डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में। तो अब बताओ, क्या तुम्हें रस्सी पे दो वेव दिख रही है जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है? हाँ सर, दो वेव दिख रही है, इनका एम्पलीट्यूड सेम है अलग अलग है? सेम है। सेम है। और अगर इनका एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी इनकी सेम है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी वही होगी जिस फ्रीक्वेंसी से मैं इस रस्सी को हिला रहा हूँ। बोलो आया ना? हाँ सर। भाई जिस फ्रीक्वेंसी से मैं वेव क्रिएट करूंगा, मान ले मैं इसे 1 सेकंड में 10 बार हिलाऊंगा तो 1 सेकंड में 10 वेव क्रिएट होंगी। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ यस सर। तो इन दोनों के इंटरफेरेंस से क्या बन जाएगा? एक स्टैंडिंग वेव बन जाएगी, क्योंकि इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो है पाई, और पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। मैंने अभी बताया कांस्टेंट वैल्यू भी चल जाएगी। इज दैट क्लियर और नॉट? अब अगर तुम इसको एक बार पकड़ के हिला के छोड़ दोगे, मान लो तुमने ऐसे पकड़ के हिलाया और छोड़ दिया, तो बेटा एक बार स्टैंडिंग वेव बनेगी, काम खत्म हो जाएगा। मैं ऐसे पकड़ के जिंदगी भर ऐसे करके हिलाता रहूं तो इधर वेव जाती रहेंगी, रिफ्लेक्ट होके आती रहेंगी, इंटरफेरेंस होता रहेगा और इस पे स्टैंडिंग वेव बनती रहेंगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर। लेकिन वो स्टैंडिंग वेव हमेशा बन जाए ऐसा जरूरी नहीं होता है। ये अभी मैं मैथमेटिकली प्रूव करूंगा। इस पर स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए आपको इसे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही हिलाना पड़ेगा, सिर्फ तभी इस पर स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं, हर कंडीशन में नहीं बनती हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही हिलाना पड़ेगा, वही हमको समझना है। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? अब मान लीजिए यहां से जो ये वाली वेव आ रही है y1, इसकी इक्वेशन मैंने मान ली a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। बोलो कोई दिक्कत? हाँ नो सर। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। हाँ सर। तो अब बताओ, जो यहां से टकरा के लौट के जाएगी उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? खाली माइनस के एक्स हो गया। ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। अरे प्लस पाई क्यों? फेज चेंज ऑफ फेज चेंज। बेटा क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ सर। हाँ मैं लिख सकता हूँ। अब इस माइनस को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? बोलो हाँ कि हाँ? ये हो गई पहली वेव y इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये हो गई दूसरी वेव y इक्वल टू a sin के एक्स माइनस ओमेगा टी। इन दोनों का इंटरफेरेंस जब होगा तो इससे जो वेव बनेगी उसी वेव को हमने क्या नाम दिया है? स्टैंडिंग। कैसे बनेगी मैं आपको प्रूव करके दिखा दे रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। एक काम करते हैं y1 प्लस y2 करके देखते हैं क्या आता है। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो a और a कॉमन आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। जब तू इनको ऐड करेगा तो दिस प्लस दिस साइन सी प्लस साइन डी लगा सकते हैं? हाँ सर। हाँ साइन सी प्लस साइन डी लगा के क्या आएगा बेटा? 2 साइन, रुक जाओ, 2 साइन c प्लस डी बाई 2। इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो ओमेगा टी कट जाएगा, kx प्लस kx हो जाएगा 2kx, और उस 2kx को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो kx बचेगा। बोलो हाँ? और साथ में दहेज में क्या आएगा? ओमेगा टी। अगर आपने पिछला लेक्चर ध्यान से पढ़ा है तो क्या ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन जैसी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ, क्या बनी भाई साहब ये? स्टैंडिंग वेव। बोलो इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती? आती है। इसका मतलब ये बन गई स्टैंडिंग वेव, जिसमें से ये वाला जो पार्ट है ये इसका क्या हो गया? बोलो एम्पलीट्यूड। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट?
यस सर। पक्की बात है। पक्की बात है सर। ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया, ये बन गई स्टैंडिंग वेव। इसका मतलब अगर इस रस्सी पर स्टैंडिंग वेव बनेगी तो उसकी इक्वेशन ये होगी। लेकिन मैंने शुरू में ही बोला कि ये स्टैंडिंग वेव हमेशा बन जाए ऐसा जरूरी नहीं। ऐसा नहीं है बेटा कि तुम यहां आए, तुमने यहां पे ऐसे करके हिला दिया और बोल दिया स्टैंडिंग वेव बन गई। नो, स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए तुम्हें इसे किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर ही हिलाना पड़ेगा, या मैं ऐसे बोल लेता हूं स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज पर हिलाना पड़ेगा। मतलब फ्रीक्वेंसीज की कुछ स्पेसिफाइड वैल्यूज होंगी कि भैया इस फ्रीक्वेंसी पे अगर तुम ऑसिलेट कराओगे इसको तभी स्टैंडिंग बनेगा, नहीं तो स्टैंडिंग वेव नहीं। सर वो इसके लिए होता है क्या कि नहीं तो बराबर से वेव रिफ्लेक्ट नहीं होगा और वो पूरा मतलब नहीं, इंटरफेयर वो नहीं क्यों होता है अभी समझाऊंगा बेटा, मैं ध्यान से सुन लो, पहले आराम से समझो, पूरी कहानी सुना रहा हूं तो ध्यान सुनो। ये इक्वेशन तक बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन ये है कि सर ऐसा आपने क्यों बोला कि कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पर ही इस पर स्टैंडिंग वेव बन सकती है, और अगर बनेगी तो ये उसकी इक्वेशन होगी। ये इक्वेशन स्टैंडिंग वेव की है बशर्ते प्रोवाइडेड हमने माना है कि बन गई है। अभी हमें ये देखना है कि हमेशा बनती है कि नहीं बनती है। आपको मैं भी ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि हमेशा नहीं बनने जा रही है। क्या आपको यहां तक बात समझ में आ गई? आइए इसका पोस्टमार्टम करते हैं एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ क्या हो रहा है। सर L बाय लैम्डा होल नंबर होना चाहिए इसके लिए। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। देखिए साहब, ये आपकी रस्सी है, ठीक है जी, और अगर ये रस्सी है तो ये भी मेरी रस्सी है। और मैं आपको जो इस स्लाइड पे दिखाना चाहता हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे आर्टिकल का। पहले मैं आपको फिजिक्स से फील कराऊंगा, और एक बार आपको फिजिक्स से फील हो गया तो फिर उसी चीज को मैथ से दिखा दूंगा। मैंने बोला अगर इस पर स्टैंडिंग वेव बन रही है तो उसकी इक्वेशन क्या है? 2a sin kx cos of omega t, where this part is the amplitude a prime। बोलो yes और no? Yes, sir. अब देखो बेटा, क्यों कुछ सर्टेन कंडीशंस पर ही स्टैंडिंग वेव बनती है वो उसको यहां से समझना शुरू करो। पहले फिजिक्स से फील लेते हैं। अगर बेटा इस रस्सी पर स्टैंडिंग वेव बन रही है तो एक बात तो पक्की है कि इस पर स्टैंडिंग वेव सिर्फ और सिर्फ तभी बनेगी जब ये पॉइंट और ये पॉइंट ये दोनों नोड हो। बोलो बात समझ में आती? हाँ सर। यहां पर तो नोड ही बनना पड़ेगा उस स्टैंडिंग वेव का। रीजन हाँ, ये है सर। क्योंकि ये पॉइंट तो हिल ही नहीं सकता, और हमें पता है कि स्टैंडिंग वेव में नोड ही वो पॉइंट होता है जो बिल्कुल नहीं हिलता, बाकी सारे 0 से 2a तक हिलते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो ये पॉइंट फ्री नहीं है मूव करने के लिए, तो यहां पर क्या बनाना पड़ेगा? नोड। नोड। इन दोनों पॉइंट पर नोड बनना मस्ट है, तभी स्टैंडिंग वेव की बात होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर एंटी नोड हो जाए, क्योंकि अगर एंटी नोड है तो इसे 2a से ऑसिलेट करना पड़ेगा। ये तो हिल ही नहीं सकता अपनी जगह से, तो ऑसिलेट कैसे करेगा? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। नाउ अब सोचते हैं पॉसिबिलिटी क्या है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये नोड बन रहा हो, ये उसका अगला वाला नोड बन रहा हो, मतलब ये दोनों कंसेक्यूटिव नोड्स हों। और अगर ये दोनों कंसेक्यूटिव नोड्स हैं तो इस पर जो स्टैंडिंग वेव बन जाएगी उसकी शेप कुछ इस तरीके की दिखेगी, मतलब रस्सी ऐसे ऑसिलेट कर रही होगी। आप इसको फील लेने के लिए ऐसा देख लीजिए कि ये वाला सिर्फ इतना पोर्शन देख लीजिए कि ये एक नोड है, ये अगला वाला नोड है, इसके बीच में रस्सी ऐसे करके ऑसिलेट कर रही है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ सर। कि मतलब रस्सी पहले ऐसे जा रही हो, फिर ऐसे जा रही हो, फिर ऊपर जा रही हो, फिर नीचे, फिर ऐसे, फिर मीन पे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर वापस ऐसे रस्सी ऑसिलेट कर रही हो और ये नोड बने हो। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं? हाँ सर। सर पर ये स्टैंडिंग में नहीं काउंट होगा। क्यों स्टैंडिंग क्यों नहीं काउंट होगा? पूछ रहा हूँ सर, होगा कि नहीं? अब बिल्कुल होगा, ये स्टैंडिंग वेव है, ये नोड है और बीच में एक एंटी नोड है। ये देखो ये एंटी नोड 2a से ऑसिलेट कर रहा, दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। अब बताओ, अगर ये नोड है और ये जस्ट अगला वाला नोड है, तभी तो इनके बीच में एक एंटी नोड है, तो ये लेंथ कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज दिस लेंथ? π/2। लैम्डा बाय 2। हाँ सर, हमेशा सॉरी। दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच की दूरी कितनी होती है बेटा? λ/2। इसका मतलब क्या तुम ये मानते हो कि अगर रस्सी की लेंथ लैम्डा बाय 2 है
तो उस पर स्टैंडिंग वेव बन सकती है इस तरीके की। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी सोचते हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या कहती है साहब? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये कहती है कि भैया यहां पर नोड बनाना मजबूरी है, यहां पर नोड बनाना मजबूरी है, लेकिन मैं ऐसा मान लेता हूं कि जरूरी नहीं है कि ये दोनों कंसेक्यूटिव नोड्स हो सकता है ये नोड हो, ये नोड हो और इनके बीच में एक नोड और हो, यानी कि यहां पर कहीं एक नोड और बन रहा हो। अगर यहां पर कहीं एक नोड और होगा तो क्या तुमको समझ में आता है कि रस्सी जो ऑसिलेट करेगी उसकी शेप कुछ ऐसी बनेगी स्टैंडिंग वेव की? बोलो हाँ या ना। यस सर। ऐसे बन जाएगी। अभी दिखाया था, फील कराया था, समझ आया कि नहीं आया? यस सर। अब बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। व्हाट इज दिस दूरी? लैम्डा बाय 2। व्हाट इज दिस दूरी? लैम्डा बाय 2। यानी कि अब दूसरी पॉसिबिलिटी में रस्सी की लेंथ कितनी होनी चाहिए? लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2। बोलो बात समझ में आई? यस सर। हाँ सर। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी? एक और तो लैम्डा बाय L बाय लैम्डा इक्वल टू n बाय 2 होना चाहिए, जब ये n नेचुरल नंबर है, ऐसा कुछ। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी? 3 लैम्डा। बेटा अगली पॉसिबिलिटी ये कहती है कि ये ऐसा होगा, यहां पर नोड बनाना मस्ट है, यहां पर नोड बनाना मस्ट है। इसके बीच में एक नोड हो कि दो नोड हो? दो नोड हो। अगर इसके बीच में 2 नोड होंगे तो क्या तुम सोच पा रहे हो इतना कि जो इस पर स्टैंडिंग वेव चलेगी वो कुछ ऐसी दिखेगी? समझ आया? हाँ सर। नहीं आया समझ में? समझ आया? आ गया। तो बता ये कितनी दूरी है? लैम्डा बाय 2। ये वाली लैम्डा बाय 2 और ये वाली। लैम्डा बाय 2। इसका मतलब लेंथ की क्या वैल्यू हो सकती है? तो मेरे को एक चीज बड़ी शानदार दिख रही है कि भैया या तो लेंथ लैम्डा बाय 2 हो सकता है, या 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2 हो सकता है, या 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2 हो सकता है। तो मैं जनरलाइज करके बोल सकता हूं कि यहां से मुझे ये बात समझ में आती है कि जो लेंथ है उसको लैम्डा बाय 2 का इंटीग्रल मल्टीपल होना पड़ेगा, n लैम्डा बाय 2 होना पड़ेगा, तभी स्टैंडिंग वेव बन सकती है। नहीं आई बात समझ में? यस समझ आया। यस सर। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये दोनों पॉइंट नोड है, ये दोनों पॉइंट नोड है। दो नोड के बीच का सेपरेशन भाई, 2 नोड के बीच का सेपरेशन लैम्डा बाय 2। तो खुद से फील करो ना, या तो ये दूरी लैम्डा बाय 2 हो, या डबल ऑफ लैम्डा बाय 2 हो, या ट्रिपल ऑफ लैम्डा बाय 2 हो। लैम्डा बाय 2 के मल्टीपल्स में होगी तभी तो यहाँ पे नोड बन पाएगा। समझ आ रही है बात की नहीं? तो इसका लेंथ कितना होना चाहिए? लेंथ कितना होना चाहिए? कि अगर रस्सी की लेंथ लैम्डा बाय 2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगी, सिर्फ तभी उस पर क्या बनेगी? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब सर यही चीज हमें मैथ से दिखा दीजिए। आइए यही चीज आपको मैथ से दिखा देते हैं। अगर ये मेरी रस्सी है तो इस रस्सी पर जो स्टैंड, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, इस रस्सी पर जो स्टैंडिंग वेव बन रही है, क्या ये उसकी इक्वेशन है? यस सर। क्या ये उसका एम्पलीट्यूड है? यस सर। मेरी कंडीशन ये कहती है कि ये वाला जो पॉइंट है x इक्वल टू 0 और ये वाला जो पॉइंट है x इक्वल टू l, ये दोनों पॉइंट पे क्या बनना चाहिए? नोड। इसका मतलब ये जो एम्पलीट्यूड का फंक्शन है, इसमें अगर मैं x बराबर 0 डालूं तो भी एम्पलीट्यूड 0 आना चाहिए, और x बराबर l डालूं तो भी एम्पलीट्यूड 0 आना चाहिए। मानते हो? यस सर। एक काम करो, x बराबर 0 डालो। अगर तू इसमें x बराबर 0 डाल देगा तो तेरा जो एम्पलीट्यूड आ रहा है a प्राइम, वो हो जाएगा 2a साइन k इंटू 0। सोच के बताओ, क्या ये 0 आ रहा है? यस सर। हाँ सर। बिल्कुल 0 आ रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट क्या है? बोलो। नोड। नोड है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। कोई दिक्कत? नो सर। एनी प्रॉब्लम? लेकिन अगर मैं इसमें x बराबर l डालूं तो x बराबर l डालने पर भी ये पूरी टर्म कितनी आनी चाहिए? ये a प्राइम 0 ही आना चाहिए, क्योंकि x बराबर l पर भी एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए फॉर इट टू बी नोड। यस और नो? यस सर। Yes, sir. x बराबर l जब तू डालेगा तो a प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 2a साइन kl, और मैं ऐसा कह रहा हूं कि इसको क्या होना चाहिए? 0। क्यों 0 होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है बेटा? नोड। नोड। दिमाग लगाओ अपना। इसके 0 होने के लिए क्या बेटा साइन ऑफ kl को 0 होना पड़ेगा? यस सर। इसके 0 होने के लिए क्या kl को n पाई होना पड़ेगा? यस सर।
तो यहाँ से L की वैल्यू आती है n N पाई pi by k. k, और k बचपन में पढ़ा था कितना होता है 2 pi by 2 पाई बाय लैम्डा। तो पाई पाई कट गया, देखो यहाँ से भी सेम चीज आ गई, L शुड बी इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2। कुछ घुसा भेजे में कि नहीं घुसा? Yes, sir. सर ये सिंपल फील का तरीका है, ये सिंपल सी मैथमेटिक्स है। दोनों तरीके से आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब अगर लेंथ इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगी, जो भी स्टैंडिंग वेव की वेवलेंथ है उस वेवलेंथ के हाफ का इंटीग्रल मल्टीपल लेंथ होगी रस्सी की, तब तो आप स्टैंडिंग वेव की बात करने की औकात रखते हैं, वरना आप बात ही नहीं कर सकते स्टैंडिंग वेव की, बनेगी ही नहीं स्टैंडिंग वेव। इज दैट क्लियर और नॉट? एक काम सर करिए, सर इतना ये लिख लिया था आपने? नहीं सर। ये लिखो पहले इतना फटाफट से। सर अगर हमें एक ऐसे स्ट्रिंग दे दी जिसकी एक एंड पर रिंग है, तो क्या हम उस पर स्टैंडिंग वेव बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं बेटा, नेक्स्ट आर्टिकल वही पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, क्योंकि फिर एक एंटी नोड भी हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है। Sir, standing waves की wave velocity would be 0, right? क्या? Standing waves में wave velocity would be 0, right? वाई? Wave velocity क्या रहेगा? अरे बेटा मैंने अभी तो बताया, इतना चिल्ला चिल्ला के बताया, ये जो दो नोड है इनके बीच की एनर्जी फिक्स है, पर इधर तो ऐसे तो एनर्जी चलती है ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होता है यहाँ पे। हाँ, so got it. सर पिछले स्लाइड पे जाओ। So next slide, please. सर रहने दो, सर रहने दो। सर थोड़ा लिखना बाकी है।
हो गया? Oh. Yes. Yes, sir. बोलो हो गया? हाँ सर हो Yes, sir. Over. चलो इधर देखो, अरे इधर देखो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? No, sir. चलो इधर। अब मैं अपनी बात को प्रूव करता हूँ जो मैं आपको बता रहा था, ध्यान से सुनिएगा। चलिए बताइए, वो पहली लेंथ क्या हो सकती है, राइट? या उससे बढ़िया एक काम करते हैं, एक काम करो, एक एल लेंथ की रस्सी ले लो, एक एल लेंथ की क्या ले लो बेटा? रस्सी। माय क्वेश्चन टू यू इज, आराम से सोच समझ के बोलना, इस एल लेंथ की रस्सी पर मैं एक स्टैंडिंग वेव बना सकता हूं कि बहुत सारी स्टैंडिंग वेव बना सकता हूं? बहुत सारी। आई होप आप सबको इतनी बात की फील अभी तक आ गई होगी कि सर जो पहली स्टैंडिंग वेव आप सोच सकते हो वो ऐसी दिखेगी। बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। या फिर आप ऐसे बना सकते हो कि नहीं? हाँ सर। या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो। ये सारी स्टैंडिंग वेव्स इस रस्सी पे बन सकती है कि नहीं बन सकती है? हाँ सर। माय क्वेश्चन टू यू इज, इन सब की वेवलेंथ सेम होगी कि अलग अलग होगी? अलग अलग होगी। ऐसे कैसे पता चली ये बात? ये ऐसे पता चली मुझे कि L बराबर है इन लेमडा बाई 2, तो यहाँ से लेमडा बराबर 2L बाई n आता है कि नहीं आता है? Yes, sir. तो अगर मैं सेम रस्सी की बात कर रहा हूँ, सेम रस्सी मतलब L तो फिक्स है, तो N की डिफरेंट वैल्यूज के लिए मुझे डिफरेंट लैम्डा मिलेंगे। बोलो यस और नो? Yes, sir. सर मेरे को लगा बोल रहा हो कि दो नोड्स मतलब वो वेव्स के सेम होंगे क्या, तो सेम नहीं। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ सर। नाउ अगर इन सारी वेव्स की वेवलेंथ अलग अलग है तो इन सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी कि सबकी अलग अलग होगी? अलग अलग होगी। कैसे? क्या ये तुमने बचपन पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी होती है v बाय लैम्डा? बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ सर। फ्रीक्वेंसी कितनी आई? v अपॉन 2l अपॉन n, यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई? जल्दी बोलो। तुम बेटा सोच के बताओ अब मुझे, तुम्हारे अंदर कितना कॉमन सेंस है। ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है, इसके अंदर सारी वैल्यूज अलाउड है कि कुछ सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज अलाउड है? अलाउड है, जब एक इंटीजर होगा कुछ सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज अलाउड है। बोले बात समझ में आती है कि नहीं आती? यस सर। इसका मतलब ध्यान से सुनना, ये पॉइंट बहुत क्रूशियल है। बताओ मुझे सबसे पहली फ्रीक्वेंसी क्या अलाउड है? 0 अरे 0 हर्ट्ज कुछ थोड़ी होता है। पहली फ्रीक्वेंसी के लिए n को कितना डालेंगे? मान लेते हैं कितना आता है? v/2। v/2। थोड़ी देर के लिए मान लो कि इसकी वैल्यू कितनी है? 5 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या है फिजिकली? इसका मतलब ये है कि जो पहली फ्रीक्वेंसी की स्टैंडिंग वेव यहां बन सकती है वो कितनी फ्रीक्वेंसी है? 5 हर्ट्ज। इसका मतलब जब मुझे इस पर स्टैंडिंग वेव बनानी होगी तो स्टैंडिंग वेव मैंने बिल्कुल शुरू में क्या बताया था? पहले मैं यहां पर इसको प्लग करूंगा, प्लग करके एक ट्रैवलिंग वेव ऐसे जाएगी, फिर टकरा के आएगी, फिर इंटरफेरेंस से स्टैंडिंग वेव बनेगी। याद आ रहा है? जो सोर्स यहां पर अगर हिलाएगा, ध्यान सुनना, अगर मान लो मैं सोर्स हूं और मैं इसे 3 हर्ट्ज से हिला रहा हूं,
3 हर्ट्ज का मतलब 1 सेकंड में 3 बार हिला रहा हूँ, 1 2 3। अगर मैं इसे इस फ्रीक्वेंसी से हिलाऊंगा तो इस रस्सी पर स्टैंडिंग वेव, सबसे पहली बार मुझे कितनी फ्रीक्वेंसी से हिलाना पड़ेगा इसको? 5 हर्ट्ज से। अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी 5 सेट कर दूंगा तो इस पर पहली स्टैंडिंग वेव बन जाएगी, जिसके लिए फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगी। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? Yes, sir. आप में से कितने लोगों को ये समझ में आता है खुद से कि सर जो अगली अलाउड फ्रीक्वेंसी होगी वो 10 हर्ट्ज होगी? Yes, sir. क्योंकि अगली के लिए आप यहाँ n की जगह क्या डालेंगे? तो ये बेसिकली ट्वाइस ऑफ v/2l हो जाएगा। तो जो ट्वाइस ऑफ v/2l है, तो अगर v/2l 5 है तो अगली फ्रीक्वेंसी 10 आ गई कि नहीं आ गई? यानी कि 5 के बाद जैसे ही मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज करके 6 करी, स्टैंडिंग वेव गायब हो जाएगी, स्टैंडिंग वेव खत्म हो जाएगी। फिर दोबारा स्टैंडिंग वेव कब मिलेगी मुझे? 10 hertz. जब मैं इसको 10 हर्ट्ज से हिला रहूंगा। अगर अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाता चला जाऊं, अगली कब मिलेगी? 15 hertz. 15 दैट मींस आई होप यू अंडरस्टैंड कि हर फ्रीक्वेंसी पे स्टैंडिंग वेव नहीं बनती है। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर। क्या मैं बोल सकता हूँ? लेट मी समराइज एंड कंक्लूड इट। रस्सी की किसी भी लेंथ पर स्टैंडिंग वेव बन जाएगी, ट्रू और फॉल्स? Yes, sir. रस्सी की किसी भी लेंथ पर स्टैंडिंग वेव नहीं बन सकता। नहीं बनेगी। लेंथ शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। By 2. सोर्स के किसी भी फ्रीक्वेंसी से इसको हिलाने पर स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। नहीं, सोर्स को किन फ्रीक्वेंसीज पे हिलाना पड़ेगा साहब? v/2l। इन फ्रीक्वेंसीज पे जब सोर्स हिलाएगा इस रस्सी को, तब जाकर इस पर स्टैंडिंग वेव बनेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes. हाँ सर। सर डाउट है। इन फ्रीक्वेंसीज को हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं बेटा इसको? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। तो याद रखिएगा, जब भी रस्सी दोनों एंड पर बंधी है और आप ये चाहते हैं कि इस पर मैं स्टैंडिंग वेव बना लूं, तो जिस फ्रीक्वेंसी से मुझे इसे प्लग करना है, जिस फ्रीक्वेंसी की स्टैंडिंग वेव इस पर अलाउड है, वो फ्रीक्वेंसी यहां से निकल के आती है। तो या तो v/2l या 2 into v/2l या 3 into v/2l या 4 into v/2l या 5 into v/2l, जब जब आप इस फ्रीक्वेंसी से इसको प्लग करेंगे, सिर्फ तब इस पर स्टैंडिंग वेव बनेगी, वरना बनेगी नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सर तो रेजोनेंस में स्टैंडिंग वेव्स बन जाते हैं क्या? क्या? रेजोनेंस में स्टैंडिंग वेव्स बनते हैं क्या? एग्जैक्टली बेटा, अभी जब आगे रेजोनेंस पढ़ाएंगे तो उसमें यही होता है, स्टैंडिंग वेव ही बनती है। बोलो, Infinite amplitude. इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। Yes, sir. इतना नोट करिए फटाफट से, जल्दी से नोट करो फटाफट। सर अभी तो हम दोनों अलग अलग जगह से ऐसे वेव्स बना के स्टैंडिंग वेव बना सकते, पर अगर जैसे कोई भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट या ऐसे कोई चीज में नोटिस करोगे तो किधर से भी बीच में प्लग किया उसे तो स्टैंडिंग वेव जैसा बनता है। मतलब हाँ बिल्कुल एटलीस्ट बनता है। 5 हर्ट्ज जैसा है, वैसा तो बनता ही है, क्योंकि वो एक बीच में कभी नोट नहीं आता वो वाले में, पर स्टैंडिंग वेव तो बनता ही है। तो वो क्या हो रहा है बेटा? वो जब अभी कंपोजिट स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो समझाएंगे आपको क्या हो रहा हो। तो सर उसमें हमेशा बीच में नोड नहीं आता, मतलब कितना भी जोर से कर लो बीच में उसमें नोड बनता ही नहीं है तो बीच बेटा में। नोड क्यों बनेगा? बेसिकली तुम समझो ना, तुम्हारे पास ऐसे करके रस्सी होती है इतनी बड़ी, उसको तुम जहां से ऐसे करके हिलाते हो, अपने हाथ से प्लग करते हो, उस पॉइंट को तो तुम मूव करा रहे हो ना, तो वो पॉइंट एंटी नोड की तरह बिहेव करता है। हाँ सर, पर एंटी नोड भी तो दो नोड के बीच में आ सकता है ना हाँ सर? बिल्कुल बिल्कुल नोड बनता है, वो नेकेड आई से दिखता नहीं है आपको। अच्छा ओ ओके। बोलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो बेटा F बराबर आ गया NV/2L। इसका मतलब अगर रस्सी दोनों एंड पर बंधी है तो उस पर हम सिर्फ NV/2L फ्रीक्वेंसीज की ही स्टैंडिंग वेव बना सकते हैं, और तो कुछ बना नहीं सकते। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई?
हाँ सर। हाँ सर। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि अलाउड फ्रीक्वेंसीज क्या है? व्हाट आर द अलाउड फ्रीक्वेंसीज? NV/2L मतलब अलाउड फ्रीक्वेंसीज आर NV/2L, जिसमें n बिलोंग्स टू इंटीजर। n की वैल्यू आप चेंज करते चले जाएंगे, आपको अलाउड फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू मिलती चली जाएंगी फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग। इज दैट क्लियर और नॉट? अब जो मैं बता रहा हूँ बहुत फटाफट ध्यान से सुनना, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देखो बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसको मैं F0 से डिनोट करूंगा। फंडामेंटल का सीधा सा मतलब होता है जो सबसे पहली अलाउड फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी की स्टैंडिंग वेव आपको मिल सकती है वो फंडामेंटल कहला दी जाएगी। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी के लिए n बराबर 1 डाल देंगे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी F0 किसके बराबर आ जाएगी भाई साहब? V/2L के। बोलिए, इतनी बात समझ में आती है? यस सर। बहुत सिंपल सी बात है। दूसरी चीज, ये बहुत बार आपको क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, इसलिए प्लीज इसको यहीं समझ लीजिएगा। हार्मोनिक नंबर। देखो बेटा, अगर मेरी स्टैंडिंग वेव बन रही है, अगर स्टैंडिंग वेव बन रही है और उसकी फ्रीक्वेंसी x टाइम्स F0 है, अगर फ्रीक्वेंसी को आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो दैट दिस फ्रीक्वेंसी इज x टाइम्स F0 वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर, हम सीधे सीधे बोल देते हैं दिस इज xth हार्मोनिक। क्या बोल देते हैं हम लोग? दिस इज xth। अगर आपको इस पे क्लैरिटी चाहिए तो इस एग्जांपल को देखिए, अपने आप आपके दिमाग में घुस जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। एग्जांपल के तौर पे आप सोच के बताओ बेटा, अगर रस्सी दोनों एंड पर बंधी हुई है तो क्या ये फ्रीक्वेंसी अलाउड है 3V/2L? यस सर। बताओ, क्या ये फ्रीक्वेंसी अलाउड है? मेरा इसका मतलब, क्या इस फ्रीक्वेंसी की स्टैंडिंग वेव बन सकती है? बन सकती है। बन सकती है। तो अगर इस फ्रीक्वेंसी की स्टैंडिंग वेव बन रही है तो क्या हो रहा है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या मैं इसे 3 टाइम्स ऑफ V/2L लिख सकता हूं? तो क्या मैं इसे 3F0 लिख सकता हूं? यानी कि माई फ्रीक्वेंसी इज 3F0। इसका मतलब मैं सिंपल भाषा में बोलूंगा कि मेरी रस्सी किस में ऑसिलेट कर रही है? थर्ड हार्मोनिक में। बिकॉज द फ्रीक्वेंसी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज x times F0, it is xth harmonic. So if this frequency is 3 times F0, this is third harmonic of the string. थर्ड हार्मोनिक का मतलब आपकी रस्सी की फ्रीक्वेंसी F0 फंडामेंटल के 3 गुना है। 7th हार्मोनिक का मतलब फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल की 7 टाइम्स है। 13th हार्मोनिक का मतलब फंडामेंटल के 13 टाइम्स फ्रीक्वेंसी है। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। ठीक है जी। हार्मोनिक नंबर क्लियर है आपको? फंडामेंटल क्लियर है? अब जो तीसरी टर्मिनोलॉजी है जिसमें आप लोग खूब थोक के भाव में गलती करते हैं उसको प्लीज अच्छे से समझ लीजिए। दिस इज ओवरटोन। क्या लिखा हुआ है बेटा? ओवरटोन। ध्यान से सुनो। ओवरटोन का मतलब होता है हायर मल्टीपल्स ऑफ F0। और इसमें आप गलती करोगे, प्लीज यही समझ लेना अच्छे से, जब तक क्लैरिटी ना आ जाए मेरे को आगे मत बढ़ने देना। जैसे मान लो अगर रस्सी दोनों एंड पर बंधी है, फॉर एग्जाम्पल अगर रस्सी दोनों एंड पर बंधी है तो अभी अभी हमने डिराइव किया है, अगर रस्सी दोनों एंड पर बंधी है तो अलाउड फ्रीक्वेंसीज क्या है? व्हाट आर द अलाउड फ्रीक्वेंसीज? NV/2L। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं सबसे पहली फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? V/2L। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी आएगी V/2L, जिसे मैंने क्या बोल दिया? अगली फ्रीक्वेंसी क्या मानते हो? 2F0 आएगी। यस सर। उसकी अगली? 3F। उसकी अगली? 5 6 7। मानते हो कि नहीं? यस। सोच के बताओ, क्या मैं ये सही बोल रहा हूं? फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक? यस सर। Is this first harmonic? Yes, because this is 1 into F0. 2 into F0 का क्या मतलब हो गया? सेकंड हार्मोनिक। 3 into F0 बोले तो थर्ड हार्मोनिक। 4 into F0 बोले तो फोर्थ हार्मोनिक और 5 into F0 बोले तो
फिफ्थ हार्मोनिक। बोलो इतनी बात समझ में आती है? अब सुनो, ध्यान सुनना, ओवरटोन का मतलब होता है कि जो फंडामेंटल वाली है इसको तो एक्सक्लूड कर दो, मतलब इसको भूल जाओ, एफ नॉट को तो तुम भूल जाओ। अब ध्यान से सुनना, एफ नॉट के बाद ये जो 2f0 है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दैट दिस 2f0 is the first higher multiple of f0? Yes, sir. This 2f0 is the first higher multiple of F0 first overtone. this is first overtone. ओवरटोन में ओवर ही बता रहा, ओवर मतलब फंडामेंटल के ऊपर, फंडामेंटल के आगे क्या दिखता है? 2f0. What can you say about 3f0? 3f0 is the second higher multiple of f0 that I have received. Yes or no? Yes, sir. What would I like to say about this? Second overtone. Fourth f0. Third overtone. This is the third higher multiple. 5f0. Fourth overtone. पहले बताओ क्या इतनी बात समझ में आती है? अब आधे बच्चे कह रहे हैं सर इसमें इतना क्या था, ये तो सिंपल सी बात है। तो अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, सोच के बताइएगा मुझे, हार्मोनिक में से अगर 1 माइनस कर देंगे तो ओवरटोन नंबर आ जाएगा, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अगर हार्मोनिक में से 1 माइनस कर देंगे, 2 - 1 1, 3 - 1 2, 4 - 1 3, 5 - 1 4, तो ओवरटोन आ जाएगा। सही बात है कि गलत बात है? सही बात है, सही बात है। बहुत अच्छी बात है बेटा, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग होता है, ये गलत बात है। दिस इज नॉट ट्रू, गलत बात। दिस इज नॉट ट्रू। ये सिर्फ तभी तक ट्रू है जब तक रस्सी दोनों एंड पर बंधी थी, जो मैं दिखा रहा हूं ध्यान करना। अगर रस्सी दोनों एंड पर बंधी थी तो अलाउड फ्रीक्वेंसीज का फंक्शन ये आया था। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. तुम ऐसा अज्यूम करो, ऐसा अज्यूम करो कि रस्सी पर मैंने कुछ ऐसा कर दिया है कि रस्सी पर जो अलाउड फ्रीक्वेंसीज हैं वो ये है 2n - 1 v/2l। दिस इज द फंक्शन ऑफ अलाउड फ्रीक्वेंसीज। ऐसा आप अज्यूम कर लीजिए। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि अलाउड फ्रीक्वेंसीज का ये फंक्शन है, तो अब मुझे सोच के बताइए व्हाट इज द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी दैट आई एम गोइंग टू रिसीव? v/2l। क्या मैं उसे f0 बोल दूं? Yes, sir. क्या ये मेरा फर्स्ट हार्मोनिक है? हाँ, sir. v/2l के बाद अगली फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 3v/2l। 3v/2l मतलब f0 के बाद सीधे क्या आया? 3f0। कौन सा हार्मोनिक है बेटा ये? 3v/2l के बाद क्या आएगा? which is equal to this is equal to फिफ्थ हार्मोनिक। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं? अब मेरी बात सुनो, अगर तुमने मेरी बात ढंग से सुनी होगी, ये तो है फंडामेंटल, इसको तो दो छोड़ बेटा। इस फंडामेंटल f0 के बाद क्या ये f0 का पहला हायर मल्टीपल है? Yes, sir. क्योंकि f0 के बाद 2f0 तो हमें मिला ही नहीं, f0 के बाद सीधे क्या मिला? तो बेटा यही फर्स्ट ओवरटोन है। अब देखो, इसके बाद अगला हायर मल्टीपल क्या ये है? Yes, sir. तो ये क्या है? Second overtone. सेकेंड ओवरटोन। अब बताओ बेटा, क्या हार्मोनिक में से 1 माइनस करके ओवरटोन नंबर आ रहा है? नहीं। नहीं आ रहा है भैया। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। क्या मेरी बात समझी कि नहीं समझी? हाँ सर। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से समझ। मान ले किसी भी केस में पहली फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल f0, और f0 के बाद जो अगली अलाउड फ्रीक्वेंसी है लेट अस से वो है 1000 f0। पहली मैंने बोली f0 के बाद मैंने बोला सीधे 1000 f0 अलाउड है। तो बताओ जो 1000 f0 है वो हार्मोनिक कौन सा होगा? 1000 हार्मोनिक होगा। कौन सा हार्मोनिक होगा? 1000 हार्मोनिक। बट क्या आपको समझ में आता है कि अगर f0 के बाद सीधा 1000 f0 अलाउड है तो 1000 f0 विल बी फर्स्ट ओवरटोन? समझ आई बात? Yes, sir. हाँ सर। क्योंकि f0 के बाद पहला हायर मल्टीपल ही सीधा 1000 है, तो दैट इज फर्स्ट ओवरटोन। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। आई होप यू आर क्लियर। इसको नोट करिए फटाफट से यहाँ से, जल्दी से। सर ये हो गया? हाँ सही हो गया। नहीं हुआ सर।
Done, sir. ये लिखो फिर। सर तो ओवरटोन इक्वल टू हार्मोनिक -1 सिर्फ तभी होता है जब भी स्ट्रिंग दोनों एंड से टाइड है और स्टैंडर्ड वेव बना रहा है। यस, अगर स्ट्रिंग दोनों एंड्स पर टाइड है और आप उस पर स्टैंडिंग वेव्स बना रहे हो, सिर्फ तभी आप ऐसा बोल सकते हो कि ओवरटोन इज हार्मोनिक -1, नॉट ऑलवेज। ओके सर। Done, sir. सर 2 मिनट। सर राइट वाले एग्जांपल में आपने अलाउड फ्रीक्वेंसी अलग ली, पर उसमें n की वैल्यू 1 डालने से f नॉट की वैल्यू v बाय 2l है, पर f नॉट की वैल्यू मतलब हमेशा v बाय 2l नहीं होगी ना? नहीं बेटा, जरूरी नहीं है ना। तुम सोच के देखो, अगर वही फंक्शन 2n-1 v/4l होता तो पहली फ्रीक्वेंसी v/4l आती। हाँ, नहीं आई बात समझ में? आ गए। वो तो मैंने सिर्फ ऐसा लिया है कि v/2l आई है। मान लो नीचे डिनोमिनेटर में मैं 3l कर दूं तो पहली फ्रीक्वेंसी v/3l आएगी। वो तो डिपेंड करता है ना रस्सी की कंडीशंस क्या है, कहां पर नोड और कहां पर एंटी नोड बनाना जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। ऑलराइट, नाउ प्लीज लुक हियर। इतना Right, पढ़ने right. लिखने के बाद क्या हुआ सर नहीं हुआ था। बेटा? बहुत धीरे लिखते हो, थोड़ा खा पी के आया करो। सर क्लास ही चल रहा है सर, निकल गया सर। शॉर्ट ले लिया। Done, sir. हाँ भाई, चलो इधर देखो। इतना पढ़ने लिखने के बाद आज का लेक्चर जहां हम कंक्लूड करेंगे वो यहाँ है कि अब हम बनाएंगे एक टेबल, जिस टेबल में वी विल समराइज एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ध्यान से देखिएगा, और इस टेबल के 2 कॉलम मैं आपको बना के दिखाऊंगा, और फिर फाइनली आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप इसका कोई भी कॉलम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। देखो इधर, सबसे पहले n का वैल्यू, फिर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विच इज n लैम्डा बाई 2, फिर फ्रीक्वेंसी विच इज nv/2l, फिर हार्मोनिक नंबर, फिर ओवरटोन नंबर, फिर उसमें रस्सी की शेप कैसी होगी, फिर उसमें नोड कितने बनेंगे, और फिर उसमें एंटी नोड कितने बनेंगे। सारी चीजें हमको काउंट करनी है। 2 चीजें मैं बना के दिखाता हूं, बाकी आपको शायद खुद से ही समझ में आ जाएगा। फिर मैं एक आपसे पूछ लूंगा, अगर आपने क्लियरली बता दिया दैट मींस योर फंडा इज क्लियर। बताइए n की पहली अलाउड वैल्यू क्या है? यानी कि कितनी लेंथ की रस्सी होनी चाहिए कम से कम? लैम्डा बाय 2। अगर मेरे पास λ/2 होगा, क्या होगा? तो उस पर किस फ्रीक्वेंसी की वेव बनाऊंगा मैं? v/2l। बोले यार, v/2l। क्या ये f0 होता है? Yes, sir. क्या तुम मानते हो कि सर ये फर्स्ट हार्मोनिक है और 0th ओवरटोन है? हाँ सर। अब देखो रस्सी की शेप कैसी दिखेगी। एक बार मैं दिखाता हूं सोचते कैसे हैं, अगली बार से तुम खुद सोचना। एक बार बता बेटा, इतनी बात मुझे पक्का पता है कि यहाँ पर नोड होता है और यहाँ पर भी नोड होता है। बोलो हाँ कि ना? यस सर। अच्छा, 2 नोड के बीच की दूरी कितनी होती है? लैम्डा बाय 2, तो मतलब एक भी नोड और इस केस में लेंथ है कितनी रस्सी की?
इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर ये नोड है तो ये जस्ट अगला वाला नोड है, बीच में और कोई नोड नहीं है। समझ आई बात? तो अगर ये नोड है तो बीच में एक एंटी नोड होगा कि नहीं होगा? बीच में एक एंटी नोड होगा। इसका मतलब इस पर जो रस्सी की शेप आपको दिखेगी, जो स्टैंडिंग वेव बनेगी वो ऐसे बनेगी, इस तरीके से। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर नोड होगा, यहाँ पर नोड होगा, और ये जो बीच वाला पॉइंट है ये 2a एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा। ये 2a ऊपर जाएगा और 2a नीचे जाएगा, ऐसे दिखेगी स्टैंडिंग वेव। कुछ समझ आया कि नहीं आया? Tell me how many nodes? The number of nodes? 2. How many antinodes? 1. शाबाश। Let us try to do it for the second value. अगली वैल्यू n की है 2। अगर मैं n की वैल्यू 2 डालूं तो लेंथ आएगी 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2। एनी प्रॉब्लम? फ्रीक्वेंसी आएगी 2 टाइम्स ऑफ एफ नॉट। इसका मतलब ये हो जाएगा सेकंड हार्मोनिक और पहला ओवरटोन। समझ आई बात? आइए रस्सी की शेप सोचते हैं कि रस्सी की शेप या जो स्टैंडिंग वेव बनेगी इस रस्सी पे और कैसी दिखेगी। एक बात बताओ, ध्यान सुनो बेटा, ये पॉइंट नोड है, ये पॉइंट भी नोड है। आपकी लेंथ कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? यानी कि मुझे लैम्डा बाई 2 की दूरी 2 बार चलनी है। सही बात है? यस सर। ये नोड है। यहां से अगर मैं एक बार लैम्डा बाई 2 जाऊंगा तो क्या मुझे एक और नोड मिलेगा? यस सर। फिर उससे एक और बार लैम्डा बाई 2 जाऊंगा तो ये वाला नोड मिलेगा। बात समझ में आई? यस सर। यानी कि इस पर जो वेव चलेगी वो ऐसे चलेगी। पहले रस्सी इस शेप में आएगी, मैंने बताया था ना, एक पार्ट ऊपर और एक पार्ट नीचे जाता है। याद आया कि नहीं आया? हाँ सर। और उसके बाद ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, ये वाला ऊपर आएगा। यानी कि इसमें कितने डब्बे बनेंगे? हाउ मेनी लूप्स? यहाँ पे बनेगा एक लूप। देखो ये सिर्फ एक लूप बना। यहाँ पर कितने लूप बने? 2 लूप। अच्छा कॉमन सेंस बताओ, एक लूप की लेंथ कितनी होती है? एक लूप की लेंथ होती है लैम्डा बाई 2। समझ आया? हाँ सर। अरे एक लूप की लेंथ कितनी होगी बच्चे? लैम्डा बाई 2। सब सही लग रहा है? कोई दिक्कत? नो सर। चलो अच्छा, इतना कह रहे हो, एक और फिल कर देता हूं मैं। n बराबर 3, l बराबर, फ्रीक्वेंसी बराबर, थर्ड हार्मोनिक, सेकेंड शेप। सुन लो पहले ध्यान से, यहाँ पर हमने नोड एंटी नोड तो काउंट ही नहीं करे, तो नोड 3 होंगे, एंटी नोड 2 होंगे। समझ में आ रही बात? चलो बेटा, कितनी बार लैम्डा बाई 2 चलना है मुझे? कितनी बार? 3 बार। और यहाँ पर तो नोड होता ही है दहेज में। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो यहाँ से एक बार लैम्डा बाई 2 जाऊंगा, नोड मिलेगा। एक और बार लैम्डा बाई 2 जाऊंगा, एक और नोड मिलेगा। और एक और बार लैम्डा बाई 2 जाऊंगा तो एक नोड ये मिल जाएगा। सही बात है भाई साहब? तो इस पर जो वेव बनेगी उसकी शेप देखो ऐसी होगी। पहले रस्सी ये वाली ऊपर जाएगी, ये वाली नीचे जाएगी, ये वाली ऊपर जाएगी, ऐसे बनेगी। और फिर ये वाली नीचे जाएगी, ये वाली ऊपर जाएगी, और ये वाली नीचे जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? हाउ द मैनी द लूप्स? हाउ द मैनी द नोड्स? एंड 3 एंटी नोड्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताइए। आप इस टेबल को आगे बढ़ा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। माय सिंपलेस्ट क्वेश्चन इज, अगर मैं कह दूं कि मेरी रस्सी 5th ओवरटोन में है, लिसन टू माय वर्ड्स केयरफुली। मैंने आपको क्वेश्चन में लिख के आया कि रस्सी कौन से ओवरटोन में है? 5th ओवरटोन। सोच के बताइए, अगर वो 5th ओवरटोन में है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6 अगर आपका आंसर है 5f0 तो वो गलत है। समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अगर रस्सी 5th ओवरटोन में है तो हार्मोनिक कौन सा है? और अभी बताया था हार्मोनिक का नंबर, हार्मोनिक का ये मतलब होता है कि f0 के कितने टाइम्स, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? जल्दी बोलो। 6f0। 6f0। क्या आप बता सकते हैं उसकी लेंथ कितनी होगी? 6 लैम्डा। 6 लैम्डा बाई 2 विच इज 3 लैम्डा। इज दैट क्लियर और नॉट? अब मैं बनाता हूँ इसकी शेप। आइए सोचता हूँ मैं कि शेप 6 लूप्स होंगे। ध्यान से सुनना बेटा, आराम से सुनना। बताओ मुझे लैम्डा बाई 2 की दूरी कितनी बार चलनी है? 6 बार। तो यहां से नोड से शुरू किया, एक बार लैम्डा बाई 2, एक नोड आ गया।
एक और बार लैम्डा बाई 2, एक और नोड, एक और बार लैम्डा बाई 2, एक और नोड, एक और बार लैम्डा बाई 2, एक और नोड, एक और बार लैम्डा बाई 2, एक और नोड, और ये छठी बार लैम्डा बाई 2, ये आखिरी नोड। बोलो बात समझ में आई? हाँ सर। अब अगर इसमें मैं शेप बनाऊं तो शेप कुछ बोलो ऐसी बनेगी। तो कितने डब्बे बनेंगे बेटा? ये बनेंगे 6 डब्बे। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? हाउ द मेनी द नोड्स? हाउ द मेनी द एंटी नोड्स? 6। ईमानदारी से बताइए, क्या आपको इस टेबल की खूबसूरती समझ में आ गई? हाँ सर। यह पूरा पोस्टमार्टम ऑफ स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। जब रस्सी को आपने दोनों एंड पर बांधा है तो स्टैंडिंग वेव अलग अलग हार्मोनिक में, अलग अलग लेंथ पे, अलग अलग शेप्स की दिखेगी, अलग अलग नोड्स के नंबर होंगे, अलग अलग एंटी नोड्स के नंबर होंगे। आपसे पेपर में क्वेश्चन इसी टेबल के बीच में से पूछ लिया जाएगा, आपको शेप दे देगा, एंटी नोड की संख्या दे देगा, नोड की संख्या दे देगा, हार्मोनिक दे देगा, ओवरटोन दे देगा, और आपको पहचानना पड़ेगा कि उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या लेंथ है, क्या डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। आप थोड़ा सा चलिए साइड मैं में हो आपसे एक जाओ ना। सिंपल सी बात पूछ लेता हूँ, सिंपल सी बात पूछ लेता हूँ, ध्यान सुनना। तो मैं कितना तुम्हारे भेजे में घुसा, सोच के बताओ। मैंने तुमसे क्वेश्चन दिया कि एक रस्सी दोनों एंड पर बंधी हुई है। किस पर बंधी है? और उसके अंदर 5 एंटी नोड्स बन रहे हैं। कितने एंटी नोड्स बन रहे हैं? 5 एंटी नोड्स बन रहे हैं। सोच के बताइए उसकी लेंथ कितनी है? सोच समझ के जवाब दो, ऐसे बकवास नहीं करना। व्हाट इज द लेंथ? 5 लैम्डा बाई 2। व्हाट इज द हार्मोनिक नंबर? 4 है 5 व्हाट इज द हार्मोनिक नंबर? 5 व्हाट इज द ओवरटोन नंबर? 4 ये समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। कैसे सोचा? देखो कैसे सोचा। मुझे क्या दिया था? कितने एंटी नोड बन रहे हैं? 5 कितने एंटी नोड बन रहे हैं? 5। तो मैं शेप बना के देख लेता हूं, ध्यान से देखो। 5 एंटी नोड कैसे बनेंगे? 1 2 3 4 5। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। ऐसे 5 एंटी नोड बनेंगे। तो 5 एंटी नोड का मतलब 5 डब्बे बनेंगे। अब एक बात बताओ बेटा, कॉमन सेंस सिखाया गया था, एक डब्बे की लेंथ कितनी होती है? तो 5 डब्बे की लेंथ कितनी होगी? 5 लैम्डा बाई 2। बहुत टफ है क्या ये? अगर ये 5 लैम्डा बाई 2 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 5 f0। बोलो हाँ कि ना? हार्मोनिक। और ओवरटोन कौन सा? 4 और इसमें नोड्स कितने बन रहे होंगे? 5 की 6? 6 नोड्स होंगे, क्योंकि अगर 5 एंटी नोड हैं, 1 2 3 4 हर 5, एक एंटी नोड के एक ज्यादा होगा। 1 2 3 4 5। नहीं आई बात समझ में साहब? क्या ये बहुत टफ है? तो पहला काम तो आप ये करेंगे कि इज्जत के साथ ये पूरी टेबल शांति से नोट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जब भी हमारी मुलाकात होगी तो हम पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। आज हमने रस्सी को सिर्फ किस एंड पर बांधा है? दोनों एंड। अगली लेक्चर में हम रस्सी को पहले एक एंड पर बांधेंगे और फिर हम पढ़ेंगे इसका फाइनल कंक्लूजन, जहां पर जाके आपका स्टेशनरी वेव्स खत्म होगा। स्टेशनरी वेव्स ऑन कंपोजिट स्ट्रिंग। कंपोजिट स्ट्रिंग में मैं क्या करूंगा? एक पतली रस्सी ले लूंगा, एक मोटी रस्सी ले लूंगा, जैसा हमने ट्रैवलिंग वेव में रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के टाइम पे किया था। एक पतली रस्सी, एक मोटी रस्सी, दोनों को जोड़ दूंगा और फिर स्टडी करेंगे कि अंडर व्हाट कंडीशंस देयर शैल बी स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म्ड ऑन इट। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। हाँ सर। ऑलराइट, एनी डाउट इन टुडेज लेक्चर? Yes, sir. एनी डाउट इन टुडेज लेक्चर? नो सर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जा सकते हैं, नोट कर लीजिए। QR कोड सर आज के लेक्चर पर कोई होमवर्क है हाँ क्या? बेटा, वो मैं हाँ सर, देखूंगा। बुकलेट का होमवर्क दे देना। मॉड्यूल तो- से कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो आपको मिल जाएगा। Yes, और वो पहले questions- प्रैक्टिस करना। वो क्वेश्चंस कर लीजिएगा, वो आपको TWT जो आपका होने वाला है उसमें भी हेल्प करेगा। इज दैट क्लियर?
सर वो जो असाइनमेंट आपने दिया था उसमें डाउट्स थे सर, एक ही डाउट है। बेटा Good डाउट question. क्लास अरेंज करवाओ, पूछो अपने कोऑर्डिनेटर से, उनको बोलो कि सर हमें डाउट क्लास चाहिए। सर 3 वीक पहले बोला था, अभी तक अरेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अगर एक आधी डाउट क्लास है तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है ना? ओके सर। नो इश्यूज। ये लो QR कोड आ गया भैया। बाय सर, थैंक यू। डन। सर एक बार खाली आप वो टेबल भी बता दो ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा बाद में कॉपी। हाँ ये लो बेटा। ले लिया? सर हो गया, थैंक यू। बाय। बाय सर, थैंक यू सर।